चले शाबाश शाबाश शाबाश, बस 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 बस। दोस्तों कसम से यार मजा आ गया सुबह सुबह ये वीडियो देखकर। ठीक है, आदमी ना कभी भी ना यार उम्र से कभी इंसान जो है वो बूढ़ा या जवान नहीं होता है, हमेशा दिल से होता है। जो इंसान अपने आप के दिल में बैठा ले कि वो बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ा हो गया, और जो मान ले कि वो जवान है, तो भाई साहब मरते दम तक आखिरी सांस तक इंसान जवान रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग खुद देखो, यहाँ पर 94 ईयर ओल्ड यानी कि 94 साल की दादी जी के द्वारा 100 मीटर की रेस फिनलैंड के अंदर में 24.74 सेकंड में जीती गई। अपने देश के अंदर नहीं, वो भी फिनलैंड के अंदर में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि यार जब थोड़ी सी उम्र हो जाती है तो इंसानों को सर्दी लगने लगती है, और फिनलैंड तो भाई साहब एक ऐसा देश है जहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से बर्फ जमी रहती है मैक्सिमम टाइम। और वहां पर जाकर दादी जी के द्वारा जो परफॉर्मेंस दी गई, तो सैल्यूट है दादी जी को। पूरी एसएलवी फैमिली की साइड से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोगों ने ये वीडियो मुझे शेयर की तो उसके लिए थैंक्स अलॉट यार। एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई है मुझे वीडियो, ऐसी चीज़ें जरूर शेयर करा करो। तो दादी जी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इनकी फोटो अपने सामने लगा लो। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इनके द्वारा ये शानदार परफॉर्मेंस दी गई है। तो आप लोग भी कभी भी जिंदगी में यार चीज़ों को इस तरीके से देखकर चलो कि हर टाइम अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने, तो हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रखो। कभी भी उम्र जो है वो आप लोग की जिंदगी में बाधा नहीं आनी चाहिए। और आप लोग की तो यार सारे अंडर 30 हो मैक्सिमम। आप लोग तो ये सोच के चलो कि जो भी चीज़ें आप लोग जिंदगी में कर रहे हो, अभी तो आप लोग एक ऐसे पड़ाव पर है जो मोस्ट एनर्जेटिक लाइफ होती है, तो उसको आप लोगों को एंजॉय करना है। और जो झंडे आप लोग अभी गाड़ सकते हो वो यार जिंदगी में आगे जितना बढ़ते चले जाओगे ना, फिर कुछ कुछ इश्यूज हो जाते हैं, पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हो, ये सबसे एनर्जेटिक चीज़ है। हालांकि जैसे मैंने बताया दादी जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़ना। ओके, ये वीडियो मुझे अनूप यादव के द्वारा शेयर की गई थी, थैंक्स लॉट डियर। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, मगर मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान नहीं है यार। अगर जिंदगी में लग रहा है कि रोड़े हैं, जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उनको उस तरीके से देखो ना कि आप लोगों को नई चीजें सिखाने वाले हैं, ये आप लोग कुछ नया बताने वाले हैं, ये आप लोगों को एक नई डायरेक्शन देने वाले हैं। तो हमेशा जब भी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है ना, हमेशा रुको और सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। जिंदगी आप लोगों को आसान लगने लगेगी। जैसे कल मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर पिक्चर थी जो इंस्टाग्राम पे अपलोड की, तो एक बच्चा बोलने लगा सर आज तो लग रहा है कि द हिंदू की वीडियो नहीं आएगी कल, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो एयरपोर्ट की पिक्चर थी। तो यहाँ पर देखो यार, आप लोगों को यकीन नहीं होगा ये सुनकर, मैं पिछले कुछ दिनों में कई सिटी जो है वो विजिट कर चुका हूँ। एक भी दिन ऐसा हुआ है कि आप लोगों की वीडियो ना आई हो हुआ है कि दिन बताओ मुझे। तो ये कभी भी मैटर नहीं करता है मैं कहीं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो फ्लाइट का टाइम रहता है हमेशा ये ऐसा रहता है मेरा कि ताकि मैं जहाँ पर भी जाऊँ आराम से आराम कर सकूँ और फिर आप लोगों का लेक्चर जो ले सकूँ। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू हो जाए, जैसे कि कल इस वीडियो के अंदर हो गया। तो ये टेक्निकल इशू वो मेरे हाथ में नहीं है यार। वो तो देखो यहाँ पर कई सारे इशू हो रहे हैं, वीडियो आगे चल रही है, आवाज़ पीछे आ रही है, मतलब एक तरीके से मैच ही नहीं कर रहा है, और बीच बीच में कहीं आवाज़ गायब हो गई, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और सुबह भी अब तक भी ये प्रोसेसिंग में चल रही है वीडियो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इसको देखूंगा ठीक होगा, वरना एक एक आर्टिकल एक एक दो दिन में मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है उसको अच्छे से एंजॉय कर सके। टेंशन मत लेना, वीडियो जितनी लेंथी होगी उतनी ही प्रोडक्टिव होगी। प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ, अगर वीडियो को एंड तक देखोगे, ठीक है। तो अच्छे से बिल्कुल एंड तक आप लोगों को वीडियो को एंजॉय करना है बिना किसी टेंशन के। और आज के एसएलवी कमांडो है अश्वनी यादव। शानदार तरीके से आंसर यार दिए गए। आप लोग भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट किया करो जब भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। 5 नई वोकैबुलरी ऐड होगी आप लोगों की जिंदगी में आज, जो कि आप लोगों को इंग्लिश सिखाएगी, आंसर राइटिंग इंप्रूव करेगी। और अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जहां पर एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं, उसमें भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। शानदार आज की लोकेशन है, ये है वेस्टर्न घाट। इसके बारे में बात करूंगा। इससे ऊपर ऑलरेडी एग्जाम में आप लोगों से कई बार चीजें पूछी जाती हैं। कुछ आर्टिकल तो यार ऐसे हैं जो सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा, मतलब एक तरीके से आप लोगों को लगेगा आज कुछ बहुत नया सीखने को मिल गया। उनमें से एक आर्टिकल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा G20 के बारे में, बड़ा ही शानदार और उम्दा तरीके का आर्टिकल है। एक आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ड्रैगन फ्रूट के बारे में, सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। एक आर्टिकल पॉपुलेशन के बारे में है, बहुत ही उम्दा तरीके का आर्टिकल है। तो ये तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने वाला हूँ। और बीच बीच में छोटे छोटे बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों को बेसिक स्टैटिक और करंट इन्फॉर्मेशन देकर जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोगों को एंजॉय करना है इसको, और जिस भी आर्टिकल के एंड में क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप लोगों को अच्छे से देना है, वो भी टकटकी लगाकर जब आप लोग देखोगे तभी उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाओगे। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट पर आप लोगों को वीडियो को एंजॉय करना है, ठीक है।
तो जितनी मेहनत की जाती है जो पीपीटी बनाने के लिए, उसी तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है इसको एंजॉय कर कर, ताकि उसकी जो मेहनत है ये वसूल हो जाए मेरी, और आप लोग अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर सको। ठीक है, तो ये है बेसिक चीज़ें। तो आइए आगे बढ़ते हैं शानदार तरीके से। अच्छे से एंजॉय करा करो सारी चीज़ों को, और खुश रहा करो यार, थोड़े से टेंशन क्या लेनी है जिंदगी में, हमेशा एंजॉय किया करो। दोस्तों, जब भी एजुकेशन के बारे में कोई कोटेशन मेरे सामने आती है तो मैं डायरेक्ट एक कनेक्शन बना पाता हूँ उस कोटेशन के साथ में, जो भीमराव अंबेडकर जी की कोटेशन थी। उनके द्वारा बोला गया था यार, बड़ा ही शानदार एक मतलब डायलॉग लगता है, वैसे तो कोटेशन है पर आप लोग उसको डायलॉग भी बोल सकते हैं, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। यानी कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना सोसाइटी के अंदर में, वो हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक ऐसी पोजीशन में लेकर आ पाते हैं कि वो अपनी तो ज़िंदगी संवारते ही संवारते हैं, किसी दूसरे की भी ज़िंदगी वो संवार पाते हैं। तो अगर कहीं पर भी अगर आप लोगों को बोला जाए एजुकेशन के बारे में, किसी को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है, तो कभी भी उससे पीछे मत हटना। बड़ी शानदार बात यहाँ पर भी बोला गया लिटरेसी इज ए ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। ये कोफी अन्नान साहब के द्वारा बोला गया। इनकी साक्षरता जो है वो आप लोगों को दुखों से आशा की ओर लेकर जाएगी। अगर अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कितने अच्छे से आप लोग इसके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं, कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों के मम्मी पापा कितना पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का कितना टाइम जा रहा है, पूरे दिन आप लोग कितने अच्छे से अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो ना, इनको जब आप लोग देखोगे अच्छे से, जब इनका रिजल्ट निकल कर आएगा, वो आप लोगों को एक ऐसी ज़िंदगी देगा कि दूसरे लोग कहेंगे कि देख यार कितनी शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। पर लेकिन पहले उसमें आप लोगों को अपना टाइम और मनी और अपने मम्मी पापा की आशाओं पर खरा उतरने के लिए आप लोगों को मेहनत इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये रिजल्ट आएगा और उसको शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय कर पाओगे। तो अच्छे से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके ऊपर तो निबंध भी आ जाता है ऐसा लिखने के लिए, एजुकेशन के बारे में अगर निबंध आ गया लिखने के लिए तो आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर निबंध भी लिख सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है पर लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है जब एग्जाम में आते हैं तो आप लोग कंफ्यूजन में डाल देते हैं, अच्छा यार ये क्या हो गया, कौन सा आंसर हो सकता है। जब सारे नाम ऐसे दिखे आप लोगों को कि समझ में ना आए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बोला गया कावेरी जो यहाँ पर काबिनी जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी किसकी सहायक नदी है। तो बोला गया कावेरी, दूसरा बोला गया पेन्नार, तीसरा बोला गया पेरियार और चौथा बोला गया पंपा। सही आंसर क्या है देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर सही से चूज कर पाता है कि ये आंसर है। कमेंट बॉक्स में लिखना आंसर, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। डीलिमिटेशन कमीशन ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जिसे परिसीमन आयोग के नाम से भी आप लोग हिंदी में जानते हैं, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोगों को पता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा सीटों का बंटवारा किया गया। अभी रिसेंटली ये डीलिमिटेशन कमीशन का सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिला, जहाँ पर दिल्ली में एमसीडी के जो इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। देश के अंदर कहीं पर भी अगर इलेक्शन कंडक्ट कराने तो डीलिमिटेशन कमीशन आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। तो इसके ऊपर आप लोगों से बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन बनाया गया है, तो देखिए इसको। डीलिमिटेशन कमीशन की कौन कौन इसके अंदर आप लोगों को कंपोजिशन देखने को मिलती है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या अलग अलग स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में आप लोगों को इनके आंसर बताऊंगा, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि आप लोगों को पता है आज की डेट में देश की पॉपुलेशन कितनी है। ऑप्शन में आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों के सामने 120 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़ या फिर 150 करोड़। आप लोग इसका आंसर दीजिए, तो तब तक आप लोग कई सारी बातें जान पाएंगे। अभी यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आया, या आप लोग बोल सकते हैं रिपोर्ट निकल कर आई है। तो जो ये पॉपुलेशन है ना यार, इसको देखने के लोगों के तरीके अलग अलग हैं। मुझे अगर आप लोग एक तरीके से पूछो कि पॉपुलेशन को कैसे देखते हो, तो आप लोग यहाँ से कई सारी बातें बोल सकते हो, और ये कई सारी बातें जो हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं काम आएंगी अगर आप लोग डिबेट डिस्कशन में बैठते हैं, इवन इंटरव्यू में जाकर बैठते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन बोलते हैं कि देश में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यार बड़ा खतरनाक है कि आगे आने वाले टाइम में दिक्कत देखने को मिल सकती है। कैसे? जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो आप लोगों को खाने का साधन चाहिए, यानी कि फूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप लोगों को कपड़े यानी कि क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आप लोगों को उनको जॉब वगैरह यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, रहने के लिए घर यानी कि हाउस वगैरह वो सब चीज़ें। इसी के साथ में एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, सड़कें रोड जो है अच्छे से आप लोगों को बनानी पड़ेगी। यानी कि जितनी यहाँ पर पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज तो हमारे पास में लिमिटेड है, हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो पॉपुलेशन है हम लोग उतने ही रहने वाले हैं, पर लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी उगाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भरा जा सके। तो ये इस तरीके से देखा जाएगा तो ये लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ना वो एक तरीके से नेगेटिव चीज़ है। अभी जब ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों से पूछे कि कितनी पॉपुलेशन होने वाली है, तो लगभग 8 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन अभी होने वाली है, ये अभी एक डेटा बताया गया है।
और हमारे देश की पॉपुलेशन अभी यहाँ पर बोला जा रहा है चाइना को क्रॉस करने वाली है। पर लेकिन दूसरी साइड में अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे, मान लीजिए एक घर में एक इंसान है, उसके 4 लड़के हैं। 4 लड़के जो है, एक लड़का जो है उसमें से इंजीनियर है, एक लड़का जो है वो आईएएस ऑफिसर है, एक लड़का जो है वो आईपीएस ऑफिसर है, और एक लड़का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है डॉक्टर। तो आप लोग बोलिए, क्या यहाँ पर 4 लड़के जो हैं वो कोई ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगे इस परिवार के ऊपर? कोई दिक्कत यहाँ पर निकल कर आएगी? बल्कि लोग ये कहेंगे कि यार वाओ, चारों के चारों देखो एक तरीके से शान है इस घर की। पर लेकिन सोचो, चारों के चारों में से एक भी इंसान जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, सारे के सारे जो है वो खेती में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में। तो एक तरीके से परिवार जो है वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक ऐसे पैटर्न में आ जाएगा कि कैसे पेट पालना है, क्योंकि अभी तो ये चारों हैं, कल को चलकर चारों की शादी भी होगी, उनके चारों के बच्चे भी होंगे। तो इस टाइम पर यहाँ पर बर्डन बन गया। आखिर ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, आप लोग वो समझिए। पॉपुलेशन जो है वो बर्डन बन जाती है जब वो जो है एक तरीके से बोल सकते हैं स्किल्ड नहीं है, यानी कि अगर उसके पास में कोई स्किल नहीं है, अगर वो एक तरीके से अपने आप का पेट भरने के लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर वो है देश के ऊपर तो बर्डन बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले तो परिवार के ऊपर बर्डन बनेगा, और जो जो परिवार के ऊपर बर्डन बनता चला जाएगा कि जॉब नहीं हो पा रही है, वो सारी चीजें फिर आगे चलकर वो इकोनॉमी के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक एज रहती है, उस एज में इंसान अगर कोई काम कर लेता है तो सही है। जैसे मान लीजिए एज है इंसान की, वो इंसान जो है 50 एज क्रॉस कर चुका है और उसने आज तक कोई जॉब नहीं की है। अब ये इंसान जो है आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जैसे एज बढ़ने लगती है तो इंसान बीमार होने लगता है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, और भी बहुत सारे, तो और खर्चा यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दिक्कत बढ़ती है। परिवार में हम लोग रहते हैं तो वहां पर आप लोगों को पता है बड़े ही प्यार से रहते हैं। परिवार में हम लोग ये कभी चीजें फील नहीं करते एक दूसरे को लेकर कि हाँ, जैसे कि माँ बाप हो गए बीमार हैं, बच्चे हो गए कोई बीमार है, तो हम लोग मिलकर काम कर लेते हैं। पर लेकिन अगर सोचो वो इंसान जो है अगर ढंग से जॉब की जाती है, जिस तरीके से प्रॉपर एक जॉब के साथ में अपनी एक सेविंग करके रिटायर होकर आता, तो कहीं ना कहीं परिवार को सपोर्ट मिलता। हो सकता है वो परिवार आगे चलकर वो कोई अच्छा काम करना चाहता हो, ठीक है, कोई बिजनेस स्टेप करना चाहता हो, कोई अपना अच्छे से कोई एक बच्चों को पढ़ाना चाहता हो, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं वो करना चाहता हो, तो वो कर पाता अगर यहाँ पर ये जो इंसान है, ये इंसान अगर जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेता। तो ये जो अभी आप लोगों को मैं बात बता रहा हूं घर के बारे में, यही चीज सेम आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं देश के बारे में। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, जब अगर स्किल्ड लेबर फोर्स होगी हमारे पास में तो वो बर्डन नहीं बनेगी, पर लेकिन अगर अनस्किल्ड लेबर फोर्स होगी तो फिर बर्डन बन जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि हम लोग को ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करना है। और वो कैसे होता है? कैपिटल क्या होता है? आप लोग एक मशीन लेकर आए, आप लोग कोई मशीन लेकर आए और आप लोग उस मशीन का यूज कर रहे हैं अपने घर के अंदर में पैसा कमाने के लिए। मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी एक ऐसी चीज खरीदी, जूस निकालने की मशीन लेकर आए, आप लोगों ने जूस निकाला और खुद से पिया, कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन आप लोगों ने छोटा सा घर के सामने एक पर्टिकुलर एक सिस्टम बना दिया कि हाँ जूस हम लोग यहाँ पर लोगों को पिलाएंगे, तो यही आप लोगों की मशीन जो है वो कैपिटल बन गई। तो इस तरीके से ह्यूमन यानी कि इंसान को भी कैपिटल बोला जाता है। कब? वो तब बोला जाता है जब वो इंसान को अच्छी एजुकेशन दे दे, अगर हम लोग उसको, अगर हम लोग उस इंसान को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा दें, यानी कि एक तरीके से हष्ट-पुष्ट रहे, और फिर आगे चलकर वो इंप्लॉयमेंट करना स्टार्ट कर देगा, तो वो परिवार की तो इकोनॉमी बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, वो देश को भी आगे लेकर जाएगा। इस तरीके से अगर पॉपुलेशन को देखोगे तो पॉपुलेशन आप लोगों को पॉजिटिव लगेगी। यानी कि चाइना के अंदर अगर बोले सारे के सारे स्किल्ड फोर्स हो जाए, तो आप लोग देखो चाइना कहां पहुंच गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो काफी अच्छे से काम किया है। हमारी कंट्री के अंदर अगर स्किल प्रोवाइड करा दें, इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम लेकर आया गया था। तो ये जरूरी है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होंगे, तो आप लोगों को एक तरीके से सामने वाला जब आप लोगों से कोई बातें करेगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार हमें कितना पता है, और आप लोग अच्छे से एक आंसर भी दे पाओगे, और वो चीजें काफी अच्छी होती है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 ये ग्लोबल इश्यूज हो, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि अगर कोई पूछे, कोई क्या, मैं ही आप लोगों से पूछ लेता हूं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का नाम क्या है जिसमें वो पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। तो एक तरीका प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर ये, और इसमें बड़ी खतरनाक बात बोल दी इन्होंने यार वो क्या है, इन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा 2023 के अंदर में। यानी कि आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया जो है वो आगे निकल जाएगा 2023 के अंदर, और पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 8 बिलियन हो जाएगी नवंबर 15 2022 के अंदर ही। यानी कि इतने सारे लोग आप लोगों को दुनिया में देखने को मिलेंगे कि आप लोग उनकी पेट पूर्ति कैसे कर पाओगे, ऐसा यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि कहां पे कितनी पॉपुलेशन है, तो ये बड़ा ही प्यारा सा चार्ट जो है ये आप लोगों के लिए खोज कर लाया हूं मैं, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा चीजें बताएगा यहां पर। जैसे कि
यहां पर 1990 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की, दूसरे नंबर पर इंडिया की, तीसरे नंबर पर यूएसए की, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और पांचवें नंबर पर है ब्राजील। तो अगर टॉप 5 कंट्री आप लोग यहां पर देखोगे, यही टॉप 5 कंट्री अगर आप लोग 2022 में देखोगे तो ये जो है यहां पर अगर बात करें, जो चाइना, इंडिया, यूएसए और जो इंडोनेशिया है, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहे, पर लेकिन ब्राजील को रिप्लेस कर यहां पर पाकिस्तान आ गया अब यहां पर, ठीक है। अब यही जो इस तरीके से जो चेंज होने वाला है 2050 में चेंज होता हुआ नजर आएगा। इंडिया जो है वो चाइना को रिप्लेस कर देगा। अभी यहां पर आप लोगों को बताया मैंने, यूएसए की पोजीशन वही रहने वाली है और नाइजीरिया यहां पर टॉप पर निकल कर आएगा, पाकिस्तान वही रहेगा और इंडोनेशिया जो है वो नीचे पहुंच जाएगा। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जिस देश के अंदर में पॉपुलेशन बढ़ रही है वो देश जो है वो एक तरीके से आने वाले टाइम में उसको ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और अपने लोगों को और ज्यादा स्किल प्रोवाइड उसको करानी पड़ेगी। तो ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें बताई गई हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों से अभी यहां पर बातें करूंगा कुछ कुछ, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर जो रिपोर्ट है वो ये बोल रही है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8.5 बिलियन क्रॉस कर जाएगी 2030 के अंदर में और ये लगभग 10 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन 2050 के अंदर में। बहुत बड़ा डेटा होने वाला है ये, समझना। अगर आप लोग इस डेटा को चाहते हैं तो आप लोग समझ पाएंगे। 1 बिलियन में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितने करोड़ होते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 100 करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बात की जा रही है 10 बिलियन के बारे में, तो यानी कि 1000 करोड़। ये इस तरीके से आप लोग यहां पर रुपये के मामले में आप लोग यहां पर इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि पॉपुलेशन जो है वो कहां पहुंचेगी आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें जो बोला जा रहा है कि लगभग 50% ऐसा इंक्रीमेंट होगा ग्लोबल लेवल पर जो कि कॉन्सेंट्रेट करेगा कहां कहां पर, ये अफ्रीकन देश बोले गए हैं जहां पर काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में। तो जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपीन, यहां पर पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों को जो है बेसिकली यहां पर बढ़ती नजर आ रही है फिलहाल के टाइम पर। यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर यहां पर कंट्रोल नहीं है। अपने देश में आप लोगों को पता है अभी कई सारे राज्य जो हैं वो यहां पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए और यहां पर वो 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसका कई सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया और कई सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी चीज है, इससे हम लोग पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल कर पाएंगे और सही तरीके की चीजों को लेकर चल पाएंगे। अगर बात करें जब पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, वैसे तो बात करते रहते हैं कि इसकी पॉपुलेशन वो है, उसकी पॉपुलेशन वो है, पर लेकिन हम लोग इस पॉपुलेशन के चक्कर में वुमेन हेल्थ के बारे में भूल जाते हैं। क्योंकि जितने बच्चों को जन्म देगी एक वुमेन, इतनी ही हेल्थ जो है उसकी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। उसकी जिंदगी के जो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है वो चला जाता है। अगर एक बच्चे को एक महिला जन्म दे रही है तो लगभग 9 महीने तो पेट में रखा और फिर लगभग 1 साल जो है पूरा आगे आने वाले टाइम में उसको बेसिकली लालन पालन करना पड़ेगा, जैसे हमारी मम्मी ने हमारे लिए किया है। तो यानी कि 2 साल तो जिंदगी में से ऐसे चले जाते हैं जिसको आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते अगर एक बच्चे को यहां पर लेकर चला जा सके। तो यानी कि एक तरीके से सबसे ज्यादा टफ पीरियड ये होता है। और अगर एक महिला 2, 3, 4, 5 बच्चों को जन्म दे रही है तो आप लोग ये समझ के चलिए कि एक तरीके से उसकी बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और जो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि एक महिला को अगर बोला जाए तो यहां पर 2 बच्चे जो होते हैं वो सही तरीके से एक तरीके से उनका लालन पालन भी कर पाते हैं, जितनी महंगाई आज के डेट में देखने को मिलती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अगर बात करें 10.4 बिलियन जो है बोला जा रहा है 2025 जो 80 तक देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहां पर लेवल जो है वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी तरीके से नजर आएगा आगे। यानी कहने का मतलब यह कि ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जब बर्थ रेट जो है वो ज्यादा होता है यानी कि ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और डेथ रेट जो है वो कम है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। पर लेकिन अगर बर्थ रेट जो है वो कम हो गया और डेथ ज्यादा हो गई, अभी कोविड-19 के टाइम पर आप लोग लगा लो कितने सारे लोगों की डेथ हो गई। तो इस तरीके से कई बार जो है पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज भी आप लोगों को होती है यहां पर नजर आती है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज या पॉपुलेशन डिक्रीज के बारे में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग यहां पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इस तरीके से आप लोग इसको चीजों को देख सकते हैं। अभी यहां पर आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किन एरिया की है और आगे आने वाले टाइम में जहां पर बढ़ने वाली है। तो अगर दुनिया के एरिया देखोगे तो ईस्ट और सदर्न जो ईस्टर्न एशिया है वहां पर बोला गया कि यहां पर आने वाले टाइम में 20.3 जो बिलियन है खासकर अगर देखा जाए और बढ़ेगी और 29% है टोटल पॉपुलेशन का। कहां पर बोला मैंने, ईस्टर्न और सदर्न ईस्ट एशिया के अंदर में। तो यहां पर जो ईस्ट हो गया ईस्ट एशिया और सदर्न ईस्ट एशिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है यहां पर आप लोगों को प्रेजेंट टाइम पर देखने को मिल रही है। दुनिया की पॉपुलेशन का 29% यहां से निकाल कर लेकर आते हैं। मुझे पता है ये इमेज थोड़ी सी धुंधली है पर लेकिन काम चला लेना, पीपीटी में इसलिए डाली जाती है जब पीपीटी आप लोग देखोगे तो आप लोग इसको आराम से इंजॉय कर पाओगे, पीपीटी को जूम कर भी देख सकते हो, ठीक है। तो पीपीटी आप लोग इसीलिए रहता है कि आप लोग उसको आराम से बाद में भी देख सको, आप लोग इसको आराम से जहां पर भी आप लोग कोई डाउट लगे, ठीक है।
तो ये आप लोग देख लिया करो। बाकी अगर बात करें यहाँ पर जो सेंट्रल और जो सदर्न एशिया है वहां के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 2.1 बिलियन सेंट्रल और सदर्न एशियन मैंने बोल दिया यहाँ पर, तो ये सेंट्रल एशियन हो गया और ये सदर्न एशिया जिसमें आप लोगों को इंडिया भी देखने को मिलेगा, यानी कि यह अपनी प्यारी जो कंट्री है तो हमारा प्यारा महान भारत। तो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो इसको मिलाकर सेंट्रल एशिया के साथ में 26% आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बात बोलेगी है, यानी कि चाइना को दूसरे नंबर पर हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे 2023 के अंदर में, और 2050 में जो पॉपुलेशन होगी इंडिया की वो होगी 1.6 बिलियन। यानी कि अभी जो बात करी जा रही है हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, वो है लगभग 140 करोड़ के करीब। ठीक है, आने वाले टाइम में यहां पर ये लगभग आप लोगों को 160 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन नजर आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ये अंदाजा रख सकते हैं। और दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है अभी फिलहाल टाइम पर जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है ये बहुत कम है पहले के कंपेयर में। ये बोला जा रहा है कि ये सबसे स्लो रेट है 1950 से। अगर आप लोग इसको देखोगे ना, जैसे पॉपुलेशन बढ़ा करती थी उसके कंपेयर में काफी नीचे आता जा रहा है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर बर्थ रेट देखो, यहां पर सबसे कम बर्थ रेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और डेथ रेट जो है वो बढ़ गया, क्योंकि जब उस टाइम पर यहां पर पैदा हुए होंगे, अब उनकी उम्र हो चली है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है। उस टाइम पर जो बच्चे पैदा होते थे, सोचो यहां पर जितने सारे यहां पर लोग जो है पैदा हुए होंगे 2000 में, आज की डेट में उनकी एज कितनी हो रखी होगी, तो आप लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगभग 22 साल के हो गए, तो इस तरीके से आने वाले 20 साल में और जो है उनकी एज कितनी होगी, तो फिर आगे कैसे कंडीशन चलती है, तो वो सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो किस किस पर्टिकुलर एरिया में कितना एज ग्रुप है, तो वो यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहां से निकल कर आती है। अभी यहां पर अगर बात करें तो बोला गया कि आज की डेट में 10 कंट्री लगभग आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी जहां से नेट आउटफ्लो हो रहा है मोर देन 1 मिलियन, यानी कि माइग्रेंट। सबसे खतरनाक चीज ये भी होती है, जैसे हमारे देश में से आप लोग देखो बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, पर लेकिन आप लोग उसको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हो, आप लोग उसको नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हो। पॉजिटिव तरीके से कैसे देख सकते हो, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आईटी में एजुकेशन ली और आप लोग जाकर जो है किसी दूसरे देश में जॉब करने लगे, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यार ब्रेन ड्रेन हो गया। यानी कि हमारे देश में से जो अच्छे खासे लोग थे जो कि अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो किसी और देश में काम करने चले गए। दूसरी साइड में आप लोग यहां पर ये बोल सकते हो, इसी के पैटर्न को थोड़ा सा उल्टा करके, कि हमारी कंट्री के लोग जो है आज के डेट में दुनिया यानी कि देशों को चला रहे हैं। यूएसए की नासा के अंदर भी दुनिया भर के लोग आप लोगों को हमारे देश के देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा अपने देश के लिए होगा ना। आप लोग सोचो खुद, तो आप लोग आज के डेट में जापान यूएसए आप लोग कहीं पर जाकर बैठे हो, अगर जब भी देश की बात आएगी तो दिल धड़केगा, अपने देश के लिए कुछ करने का मन करेगा, अपने देश का कोई इंसान मिल जाए उसके साथ में हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छे से सपोर्ट करने का मन करेगा कि हाँ यार हेल्प की जाए। ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग खुद देख लो, अपने गांव से निकल कर आते हो मान लीजिए आप लोग, और आज की डेट में आप लोग किसी सिटी में चले जाते हो तो अपने गांव को कोई मिल जाता है तो अच्छा लगता है दिल को देखकर कि हाँ यार अपना एक तरीके से जान पहचान वाला आदमी मिल गया है। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग उसको कैसे देखना चाहते हैं। तो आउटफ्लो जो है वो टेम्परेरी है, हालांकि कोविड-19 ने सबको उल्टा अपने घरों पे पहुंचा दिया था अभी, ठीक है, पर लेकिन कई बार इनकी वजह से इनसिक्योरिटी होती है। कई बार लोग जो हैं, जैसे कई सारी कंट्री जो हैं, उनको ये लगता है कि बाहर से जो आया तो ये डर लगता है उनको, तो इसको जिनोफोबिया बोलते हैं। मतलब ऐसा जैसे लोग जहां से यहां पर ये लगे कि अब अपने देश में आएंगे तो यहां पर कोई दिक्कतें देखने को मिल सकती है। जो स्पेलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनोफोबिया की, तो यहां पर आप लोग इसको जेड नहीं वैसे बोला जा रहा है, पर लेकिन XE से यहां पर स्टार्ट होगा, XENO, ठीक है। तो ये हो गया जीनो, PHOBIA, तो जिनोफोबिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है कि एक तरीके से कि किसी अलग इंसान से, अलग कल्चर से डरना, कि हाँ यार ये हमारे साथ में आएगा तो कुछ दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई जगह यूज हो जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड आप लोगों को मिल गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बर्थ जो है यहां पर बोला जा रहा है 72.8 है। अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर 72 साल तक के लोग हैं लगभग जी रहे हैं आज की डेट में, यानी कि 72 साल एक एवरेज हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 भी क्रॉस कर जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 60 पे भी रह जा रहे हैं। तो एक एवरेज जब निकाला जा रहा है तो यहां पर वो 72 के करीब यहां पर निकल कर आ रहा है। तो एक ये भी आप लोगों के सामने एक अच्छा डेटा है। ये जो अभी रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है, ये 27वां संस्करण था यहां पर, और जो पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर है यूएन सेक्रेटरिएट का, उसके द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ में यहां पर ये बाई एनियल है, यानी कि 2 साल में एक बार ये प्रस्तुत किया जाता है। 1951 से यहां पर ये प्रक्रिया जो है वो चली हुई आ रही है, ठीक है। तो ये काफी एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप लोगों को आइडिया रहेगा
तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और आप लोग भी समझ पाएंगे कि कैसे कैसे पॉपुलेशन की क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए जैसे शादी अगर करनी है या फिर नहीं करनी है, वो एक अलग इशू हो गया। अगर शादी होती है तो कितने बच्चे आप लोग पैदा करने चाहेंगे? 1 2 3, मतलब आप लोग का क्या एक अंदाजा लगाते हैं ना कई सारे कि हाँ, आप लोग जब लवी डबी बातें करते होंगे एक दूसरे के साथ में, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो एक जोनर में चल रहा है कि हाँ इतने बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। कई सारे ऐसे होते हैं जिनको बच्चे पसंद नहीं होते हैं कि नहीं यार कोई बच्चा पैदा नहीं करना है, अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय करनी है। तो आज की डेट में अलग अलग परसेप्शन है, तो आप लोगों का क्या परसेप्शन है इसको लेकर, और पॉपुलेशन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर दे पाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के बारे में आप लोगों को यहां पर बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर कि ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर आप लोगों ने ढंग से आर्टिकल सुना है टकटकी लगाकर, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आप लोगों को मजा आता होगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं किया तो फिर आप लोगों को लगेगा यार क्वेश्चन कहां से आ गया, तो इसे बोलता हूं आर्टिकल को टकटकी लगाकर सुनना है। हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस नेशन है आज की डेट में, मतलब जो होने वाला है 2025 तक होने वाला है। और ग्लोबल की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो काफी स्लो रेट में है अभी 1950 से अगर देखते हैं, पर फिर भी 5% एनुअली यहां पर बढ़ रही है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ये पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोला गया 1 and 2, 2 और 3, 1 and 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो, देखता हूं कौन कौन जो है वो बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर देता है। तो सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर देख ली एक एक कर कहां से ये आर्टिकल आया, क्या क्या चीजें इसके बारे में, कौन सा ये रिपोर्ट थी, की पॉइंट्स उसके क्या थे, किस तरीके से पॉपुलेशन कहां कहां पर कैसे चेंज हो रही है, कैसे बढ़ रही है। तो ये इसके कई सारी चीजें, और इसी के साथ में ये है क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर इसका सी सही, जो सॉरी सी नहीं, इसका आंसर है डी सही, ठीक है। ये है डी सही आंसर इसका, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को इनकरेक्ट देखने को मिलेगी। रीजन, ये यूएन के द्वारा पब्लिश की गई, ये यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलेस 2023 तक हो जाएंगे, और ये 1% है। सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर जो है वो डी हो गया। ओके, तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो यार, लगे कि अब यहाँ से कोई पूछ लेगा तो भाई साहब कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे उन्हें कहते हैं कि भाई साहब अब यहाँ से आ जाए, फोड़ देंगे अब तो क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो वाली चीजें होनी चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर जैसा भी आप लोगों को लगता है तो आप लोग बता सकते हो। ओके, अच्छा, फ्लो में मैं आप लोगों से पूछूंगी कौन सा ऐसा फल है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब आप लोगों से पूछा जाए कि यार ये मिल जाए तो मजा आ जाए। जैसे पर्सनली बोल जाए तो आम जो होता है वो एक ऐसा फल है जिसको आप लोग लग के कई सारे निपटा सकते हो, घरों में लाते भी हैं। जैसे कि पाल लगाकर, अभी आप लोगों ने देखा होगा ये जो सीजन है आम का रहता है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से आप लोग आम खाते भी हो। तो यहाँ पर अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग आम के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट के बारे में। ड्रैगन फ्रूट वो वही वाला ड्रैगन है, आप लोगों ने जो नॉर्मल ड्रैगन देखा है, जो जानवर ड्रैगन होता है, पर लेकिन यहाँ पर फ्रूट का नाम ड्रैगन है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये कवर किया गया काफी अच्छे से द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी। बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स इकोनॉमी वाले सेक्शन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख पाएंगे। एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में भी आप लोग यहाँ पर जो अलग से सेक्शन है आप लोग इसको देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ये न्यूज में कैसे आ गया और क्यों इसके बारे में इतनी बातें की जा रही है, आखिर क्या है ऐसा इसके पीछे राज, तो सारी राज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं जहां जहां पर ये ड्रैगन फ्रूट देखने को मिलता है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ड्रैगन फ्रूट है हमारे देश के अंदर में अभी गुजरात और हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिलकर इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये सुपर फूड है, ये सुपर फ्रूट है, यानी कि एक तरीके से काफी हेल्दी है, हेल्थ के काफी सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि ज्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब एक तरीके से आम के आम और गुठलियों के दाम वही बातें हो गई। यहाँ पर एंजॉय आप लोग इसको काफी अच्छे से कर सकते हो और न्यूट्रिशन लेवल जो है वो आप लोगों को शानदार देखने को मिलेगा। तो हमारे देश में ये फ्रूट उगाया जाता है पहले से ही या फिर कहीं से लाया गया था, तो वो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। दुनिया में सबसे पहले नहीं, दुनिया में ये फ्रूट आज के डेट में कहां पर उगाया जाता है, अगर इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग एरिया बताइए। चलिए मैं बोलूं कि ये अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूरोप या फिर कोई और कंट्री जैसे कि अफ्रीका, तो कहां पर आप लोग लगाएंगे? 5 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। हो सकता है कोई 2 भी आंसर हो यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग इसको समझ भी पाएंगे अच्छे से, कहां से लाया जा रहा है और कहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे देश में ये बोला गया कि ये 3 हेक्टेयर में उगाया जाता है आज की डेट में, पर लेकिन 3 से 50 हेक्टेयर करने की बात की जा रही है। तो यानी कि समझ सकते हैं अगले 5 सालों में अगर ये 3 बीघे में उगाया जाता है तो इसको 50 बीघे में यहां पर उगाने की बात की जा रही है। तो 3000 हेक्टेयर से 50,000 हेक्टेयर, तो काफी बड़ा जंप रहेगा। तो ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा यार तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को सपोर्ट करना स्टार्ट करे
कि ले भाई स्टेट अपना काम करो। आप लोग बोलेंगे स्टेट को क्यों बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप काम नहीं कर सकती क्या? आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसको समवर्ती सूची, इसको केंद्र की सूची और इसको राज्य की सूची बोलते हैं। और एग्रीकल्चर जो होता रहता है वो आप लोगों को जो बेसिकली स्टेट की लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट की सूची में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से यहां पर काम को लेकर चल सकता है। ड्रैगन फ्रूट जो है यहाँ पर ये नॉर्मली जो नेटिव है, यानी कि कहाँ का लोकल फ्रूट है यहाँ पर ये, तो ये साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर है, ये आप लोग देखिए ग्लोब में, यहाँ पर ये हो गया साउथ अमेरिका, मैक्सिको वाला रीजन। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, सॉरी ये तो हो गया साउथ अमेरिका, ये बेसिकली ब्राजील और ये सब चीजें अर्जेंटीना वगैरह, और ये हो गया सेंट्रल अमेरिका। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप लोग बोल रहे हो यार वहां पर इसको उगाया जाता है और हम लोग बोल रहे हैं इसको अपने देश में भी उगाना है, तो कुछ तो माहौल ऐसा होना चाहिए ना जो वहां पर है वो हमारे देश में भी होगा। यानी कि अगर पता चला वहां पर कैसा मौसम है, कैसी बारिश हो रही है, अगर अपने देश में हम लोग तभी तो उगा पाएंगे इसको। अगर आप लोग इसको ऐसे समझ के चलते हैं तो आप लोग अच्छे से चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे। यानी कि उस एरिया में इसको उगा रहे हैं तो वहां पर कैसा टेम्परेचर है, कैसी बारिश होती है, और उसी के पैटर्न में हम अपने देश में उगा रहे हैं तो हम लोग को कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसी बारिश चाहिए, और ऐसा माहौल हमारे देश में कहां पर है, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसके चलते सबसे पहले तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये मैक्सिको हो गया, मतलब सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल जो एक तरीके से अमेरिका वाला रीजन हो गया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचोगे तो आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर ये हो गया नीचे वाला रीजन हो गया, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यहाँ से, ठीक है। यानी कि जैसा मौसम जैसी चीजें यहाँ पर है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आप लोगों को जो रीजन देखने को मिल रहा है उसी में तो ये वाला रीजन आता है और उसी में हमारे वाला रीजन भी आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि मौसम तो लगभग आप लोगों को यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाएगा कि हमारे यहाँ पर भी इसको उगाया जा सकता है। ऐसे ज्योग्राफी में ना यूपीएससी आप लोगों को घुमा कर ले जाता है, ठीक है। अगर आप लोग किसी टॉपिक को तैयार करोगे तो ऐसे तैयार करो कि आप लोग समझ पाओ, अच्छा वहां पर यार इस एरिया में होता है। अगर हम लोग उसको देखेंगे इक्वेटर के आसपास में तो हमारा भी देश पड़ता है, तो हम लोग वहां पर भी उगा सकते हैं। तो उसी के चलते आप लोग इसको फिर अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर बात करें यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है आज के डेट में, तो वियतनाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वियतनाम में इसको थनहा लोंग बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेट कहते हैं ड्रैगन्स आइज, यानी कि यहाँ पर इसको अलग नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ पर वियतनाम से ऊपर आप लोग देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, इवन अलग से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो जो बेनिफिट है ड्रैगन फ्रूट के वो कई सारे बताए गए हैं। सबसे पहले तो ये काफी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सुपर फूड की कैटेगरी में आता है कि काफी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है, कैलोरी न्यूट्रिशन। इसी के साथ में अगर बात करें हेल्प करता है कई सारी चीजों को कंट्रोल करने में, जैसे कि क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक इलनेस होती हुई इंसान को आ रही है, तो यहाँ पर कई सारी बीमारियों में हेल्प करता है। तो आप लोग इसको एक तरीके से मेडिसिन बोल सकते हो आप तो यहाँ पर, ठीक है। क्रोनिक इलनेस होते कैसे होते क्या है, यानी कि क्रोनिक कंडीशन जो है अगर बोल दे आप लोगों को तो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि आप लोगों की एक तरीके से शरीर से रिलेटेड तो बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो काफी लंबे समय से टिकी हुई आ रही है और अब तक ठीक नहीं हो रही है, तो उसको आप लोग बोल देते हैं नॉर्मली, तो उनको ठीक करने का काम करेगी। इसी के साथ में आप लोगों की बॉडी में और भी इम्यून सिस्टम, इम्यून बूस्टर का भी यहाँ पर ये काम करती है, आप लोगों को नजर आएगी। ड्रैगन फ्रूट हमारे देश में अगर उगाना है तो सबसे अच्छा एरिया कौन सा है और कब हमारे देश में इसको लाया गया, तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अपने देश के बारे में कुछ ना कुछ नया जानने को मिल रहा है, ठीक है। 1990 में यहाँ पर हमारे देश में इसको स्टार्ट किया गया। कहां पर, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ में आप लोगों को अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन। आप लोग बोलोगे यार ये तो देखकर थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये चित्रकारी की थी, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये वही रीजन है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर नहीं दिखा आप लोगों को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश नहीं दिखा, पंजाब हरियाणा नहीं दिखा, तो मैक्सिमम आप लोगों को वही रीजन दिखा जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, एक कॉमन सेंस डेवलप होती है इससे। बेसिकली आप लोगों से कोई पूछे ना कॉमन सेंस के, अच्छा वहां पर है तो आप लोग हमारे देश में कहां पर होगा, तो इन रीजन में होगा। तो सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जहां पर एक तरीके से थोड़ा सा ड्राई और फॉरेस्ट फ्री, जहां पर एक तरीके से नहीं बर्फ नहीं जमती है खासकर सर्दियों में, उन वाले रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। तो यहां पर इसको अभी बढ़ावा देने की बात की जा रही है। पर लेकिन अगर बात करें गुजरात और हरियाणा गवर्नमेंट भी यहां पर मिलकर काम कर रही है इसके ऊपर अच्छे से, और इसको और बढ़ावा देश के अंदर दिया जा रहा है। तो अभी यहां पर ये आज से न्यूज में नहीं है, बहुत दिनों से न्यूज में है, आज की बात नहीं है, आज तो अभी फिलहाल फिर से न्यूज में आ गया। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जब इसको लोटस यानी कि कमलम का नाम दिया गया था, इसका नाम चेंज करके ड्रैगन फ्रूट का, बोला गया था कि ये कमल जैसा लगता है। यहां पर आप लोग देखते हैं इसको कमलम बोल दिया, तो उस टाइम से यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। तो कमलम के नाम से भी इसको पुकारते हैं, लोटस के नाम से। हरियाणा गवर्नमेंट में क्यों इसको उगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट दे रही है। ग्रांट क्या होता है, एक ऐसा पैसा जो आप लोग वापस नहीं लोगे,
तो उसको आप लोग ग्रांट बोल देते हो। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, किसान उसको उगाना स्टार्ट करेंगे अगर उससे फायदा होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो कई सारे इनिशिएटिव चला रही है, कई सारी चीजें चला रही है। मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसके चलते कई सारे राज्य अलग अलग इसके ऊपर फोकस दे रहे हैं। देखिए जब कोई किसान अपने खेतों में कुछ उगाता है ना, अगर उसको थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से प्रोवाइड करा दे, तो आप लोग ये समझ सकते हैं उसका दिल भी खुश हो जाएगा और वो खुशी खुशी उसे खेतों में उगाएगा और एक तरीके से एक अच्छा रिजल्ट भी लेकर आएगा। तो यहाँ पर यही चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन भी बन जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बन क्या जाए क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन इसके बारे में बताता है। बेनिफिट पूछे जा रहे हैं आप लोगों से ड्रैगन फ्रूट के बारे में, क्या क्या फायदे हैं, दुनिया भर के तो फायदे अभी आप लोगों को गिनवाए बात की जा रही है ड्रैगन फ्रूट जो है वो कंसीडर किया जाता है कि वन ऑफ द, जो यहाँ पर टू बी द वन ऑफ जो ट्रॉपिकल सुपर फूड, यानी कि सुपर फूड की कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया न्यूट्रिशन रिच है यहाँ पर। तीसरा बोला गया यहाँ पर एक तरीके से कि ये बिलीव है कि हेल्प करता है कंट्रोल करने में जो क्रोनिक इलनेस होती है, तो ये बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन रिच और कैलोरी रिच और इसी के साथ में इसको भी हेल्प करता है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो अटेम्प्ट करो, अच्छे से सुना होगा तो आप लोग इसका आंसर जरूर दे पाओगे अगर आप लोगों ने टकटकी लगाकर सुना है तो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूट्रिशन में तो रिच है यहाँ पर लेकिन कैलोरी के अंदर ये काफी लो देखने को मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन अगर क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो क्या बोला गया है कि रिच इन न्यूट्रिशन एंड कैलोरी, तो ये स्टेटमेंट अगर आप लोग निकाल देते हो, दूसरी अगर गलत होगी तो आप लोग यहाँ पर आसानी से एक आंसर निकाल लोगे और वो हो गया सी। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर आप लोग यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था आप लोगों के लिए, अगर बात करें तो किस एरिया में ये नॉर्मली इंडिजिनसली पाया जाता है और हमारी कंट्री में किस किस एरिया में इसको उगाया जाता है, तो ये भी एक अच्छा एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा, तो काफी एक बेहतरीन टॉपिक था और किसानों से रिलेटेड है इसलिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार यहाँ पर ये चीजें जो है वो न्यूज में रहती है, ठीक है। तो कौन सा फ्रूट है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है, मैंने पूछा था आप लोगों को खाने के लिए दूं तो भाई 1 किलो तो खा ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फ्रूट है बताइए, चलिए ओके। और फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग टॉपिक को बता सकते हो ये कैसा आप लोगों को लग रहा है, ओके। आज की डेट में अगर कहीं पर सबसे ज्यादा दंगल चल रहा है तो वो है G20 के अंदर में, यानी कि हर एक इंसान चाह रहा है कि G20 को अपने हिसाब से चलाया जाए। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों ने कई बार मूवीज में देखा होगा, उन्हें एक तरफ से एक गुट आ गया, दूसरी तरफ से दूसरा गुट आ गया, अब उनको वहां पर बैठना भी है, बातें भी करनी है, क्यों, क्योंकि उस ग्रुप का पार्ट है दोनों। तो अब यहाँ पर उनके बीच में रस्साकसी चल रही है, क्योंकि इस G20 के अंदर रशिया भी है, इसी G20 के अंदर यूएसए भी है, और इसी G20 के अंदर चाइना भी है, इसी G20 के अंदर इंडिया भी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर अगर कोई आप लोगों से पूछे कि G20 के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो इसको याद करने का एक बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया था मेरे साथ में, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। अगर कोई ऐसी चीज हुआ करे तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे शेयर कर दिया करो, ताकि आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूं जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि गुरु जी सीता अब SSC FCI में, ठीक है। तो ये सारी कंट्री के नाम दे दिए हैं। गुरु का मतलब हो गया जर्मनी, यूएसए और रसिया, जर्मनी, यूएसए, रसिया और यूके, ठीक है। तो यहाँ पर रसिया जो है इनके नहीं रजिया गुंडों में फंस गई, तो रसिया जो है यूएसए के साथ में, यूके के साथ में जर्मनी के अंडर फंस गई। तो याद रख लेना इसको इस तरीके से। हम दोनों दोस्त साथ में हैं, जापान और इंडिया जी, ठीक है, जानिए जी पापा जी तो जापान और इंडिया साथ में है, तो ये आप लोग याद रख ही सकते हो। सीता यहाँ पर सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये बेसिकली आप लोग देखते हैं ये मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ पर आप लोग याद रखने के लिए बोला है सीता कनेक्ट होगी मुस्लिम कंट्री के साथ, मतलब ये नहीं कि एक तरीके से थोड़ा सा याद रखने का माइंड में क्लिक कर जाता है, ठीक है। तो एक ऐसे समझ सकते हैं, अदरवाइज उसको मत देखना, वो एक याद रखने के तरीके से देखना, ठीक है। AB का मतलब होता है अबे, यानी कि अबे ब्राजील और अर्जेंटीना। SSC साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और कनाडा, ये बेसिकली SSC का पेपर देने के लिए सेंटर है आप लोगों के लिए। आगे से जब भी पेपर हुआ करेंगे यहाँ पर आप लोगों को जाना है। FCI फ्रांस, चाइना और इटली, ठीक है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो FCI हो गया, और ME यानी कि मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया UPSC प्रीलिम्स के अंदर में, डायरेक्ट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, बड़ा ही प्यारा सा। बोला गया यहाँ पर कि ये बताओ कि G20 ग्रुप के अंदर कौन सी कंट्री है, तो ये अभी मैंने बता दी, अब आंसर तो आप लोग दे दोगे, इसका आंसर दो, तब तक आगे चलते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये बेसिकली सिलेबस का पार्ट है। अभी ये न्यूज में क्यों आ गया, अभी न्यूज में इसलिए आ गया कि दो ऐसे लोग जो हैं आमने सामने आकर बैठ गए काफी लंबे समय बाद,
जिनकी आपस में रस्साकसी चल रही थी और वो हमको पकड़ने के मिजाज में थे। कई बार आप लोग क्या करते हो, जैसे कि आप लोग सोचते हो यार ये इंसान न टकरा जाए बस मुझे, ठीक है, ये फालतू में फिर वही क्वेश्चन पूछेगा और क्या चल रहा है, ठीक है, हम क्या बताएं क्या चल रहा है, जब चलेगा कुछ तो बता ही देंगे, सबको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद साहब जो है वो यहाँ पर मिले यूएस सेक्रेटरी जो एंटिनो बिल्कन है उनके साथ में, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है जिनका नाम है सेर्गी लावरोव। तो यहाँ पर दोनों के साथ में यहाँ पर बाली में, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में जैसे G20 की मीटिंग होगी तो यहाँ पर दोनों कंट्री के लीडर जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, उधर से उनके प्रेसिडेंट आएंगे तो ये भी मिलेंगे। अभी G20 जो है वो एक तरीके से यहाँ पर दंगल चल रहा है, जैसे नहीं दंगल चलता है, दंगल क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूएसए जो है वो ब्लेम कर रहा है कि भाई साहब आज की डेट में दुनिया में जो भुखमरी आ रही है ना उसमें कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो कौन है, वो है पुतिन। यानी कि पुतिन की वजह से दुनिया में भुखमरी आ रही है। उसने यूक्रेन के गेहूं के गोदामों पर अटैक किया, उल्टी सीधी सारी जहां जहां पर देखे वहां पर अटैक कर रहा है, जगह पर लोगों को मार रहा है, दुनिया में गेहूं सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप भी ढंग से सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, लोगों की मार्केट बर्बाद कर रहा है सस्ता सस्ता माल बेचकर। तो बड़ी मिर्ची लग रही है आजकल यूरोप और इसी के साथ में यूएसए को। उनको ये लग रहा है कि इंडिया को इतना सस्ता माल कैसे मिल रहा है यार, ठीक है, जो महंगा बेचकर पैसा कमाया करते थे वो लोग आज की डेट में बोल रहे हैं कि यार ये तो कुछ करना पड़ेगा वरना तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इंडिया बैलेंस बनाकर चले। आसान हमारे लिए भी नहीं है, ठीक है, उन्हें आग का दरिया है और तैर कर जाना है, तो भाई साहब आसान हमारे लिए भी नहीं है चीजें। ओके, तो G20 जो है ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि 1999 में बनाया गया था, फिर आगे चलकर यहाँ पर इसकी सबमिट होना स्टार्ट हो गई। पर्पज यार यही है कि कैसे दुनिया में डेवलपमेंट लेकर आना है, कैसे इकोनॉमी को अच्छा रखना है, लोगों को कैसे यहाँ पर आज के डेट में अच्छे से जॉब वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, इंप्लॉयमेंट बढ़े, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। और आज की डेट में यहाँ पर जो चेयरमैन है वो है जोको विडोडो, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। हालांकि अगर बात करें आप लोग देखना चाहें अगर लीडर को तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात करें जो लीडर हैं आप लोग बात करें तो अपनी कंट्री के तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हो गए, जापान के जैसे यहाँ पर ये फ्यूमो केसिदा हो गए, इसी तरीके से अलग अलग कंट्री के यहाँ पर लीडर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। क्या कोई इनमें से ऐसा लीडर भी है जो अभी फिलहाल चेंज हो चुका है? अगर हाँ तो बताइए, इससे ये पता चलेगा कैसी नजर है आज की डेट में आप लोगों की दुनिया को लेकर, यानी कि क्या क्या चीजें आप लोग देख रहे हैं। अगर है कोई ऐसा लीडर जो कि चेंज हो चुका है तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, आप लोग उसको एक तरीके से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि अच्छा ये लीडर शायद चेंज हो गया होगा। तो क्या कोई ऐसा नजर आ रहा है? यस या फिर नो बताइएगा जरूर, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोगों से यहां पर पूछे कि G20 पर लोगों का इतना फोकस क्यों रहता है? यार मोटे मोटे तौर पर ना दुनिया में की जो 65% पॉपुलेशन है वो G20 के अंदर में आती है, ठीक है। जो दुनिया का लगभग 79% जो ट्रेड है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले कि जो 79% जो ट्रेड है वो इसी के अंदर आता है। 84-84% इकोनॉमी दुनिया की इसी के अंदर आती है, और सेम फिर इतना ही जितना यहाँ पर ट्रेड है इतना ही कार्बन एमिशन भी यहाँ पर यही लोग करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि G20 जो है यहाँ पर आज की डेट में बहुत ही बड़ा एरिया है, जो कि यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर ये ढंग से रहा तो चीजें बहुत सारी सुधर सकती हैं। ये सारी कंट्री आप लोग यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंट्री G20 की मीटिंग होस्ट कर चुकी है, और आगे की भी मीटिंग तैयार है। भाई साहब याद रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए 21 में इटली के अंदर हुई थी, 22 में इंडोनेशिया के अंदर और 23 में हमारे यहाँ, और यहाँ पर डेट जो है वो अभी डिसाइड नहीं की गई है, ठीक है, तो टू बी डिसाइडेड। यानी कि हमारी कंट्री में भी एक बड़ा इश्यू देखने को मिल रहा है, इंडिया ये बोल रहा है कि हम तो G20 मीटिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर करवाएंगे। तो इसको चलकर दो लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई। वो दो लोग कौन से हैं? वो है हमारे लंगोटिया यार, एक तो हो गया चाइना और दूसरा हो गया पाकिस्तान। तो इनको ऐसी मिर्ची लगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी अगर बात करें, कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको परमानेंटली बुलाया जाता है, यानी कि पार्ट नहीं है, पर अफ्रीका यूनियन परमानेंटली आता है, आसियान आता है, ये सारे वो एरिया है जो कि यहाँ पर परमानेंटली इनको इन्वाइट किया जाता है, और ये आकर यहाँ पर चाय समोसा बढ़िया अपना मतलब खा के जाते हैं एंजॉय करके लाइफ को। तो ये वो लोग हैं जहाँ पर परमानेंट इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को कुछ बातें भी पता होनी चाहिए कि कौन ऐसा है कि जो हमारे घर में परमानेंट आता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ भी जब मीटिंग होगी तो वहां पर भी परमानेंट ही आएंगे, यानी कि ये भी आएंगे वहां पर मिलने के लिए। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अभी अगर किसी से मिलने आप लोग जाते हैं या कोई काम आप लोग करने कहीं जाते हैं तो आप लोगों को उसके पीछे कोई पर्पज होना चाहिए। बिना पर्पज के कहीं जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली बात करें तो यहाँ पर भी कोई ना कोई पर्पज होगा जो मीटिंग बुलाई जा रही है। तो सबसे बड़ा पर्पज तो यही है कि आज के डेट में लोग जो है बायलेटरल पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, मल्टीलेटरलिज्म जो है वो खत्म होता जा रहा है। क्या मतलब हो गया? यानी कि दो देश सोच रहे हैं आपस में मिल मिलकर गुट बना ले, पर लेकिन जहां 2 से ज्यादा 3 या 4 देश जैसे कि ब्रिक हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया,
वो ज़्यादा काम करते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। रीजन क्या है? एक तो आज के डेट में बन नहीं रही है, सबके सर अड़े फिर रहे हैं। जैसे चाइना के साथ में इंडिया का हो गया, रशिया के साथ में यूएसए का हो गया, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया के साथ में हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा रीजन आप लोग अनस्टेबल बोल ही सकते हैं। श्रीलंका में वैसे खस्ता हालत हो रखी है। इसी के साथ में हमारा पड़ोसी देश म्यांमार में, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की खस्ता हालत हो रखी है। तो ये सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर किसी न किसी का कोई ना कोई टंडेरा जुड़ा बैठा है। तो इसलिए यहाँ पर आपस में जो है दो कंट्री तो मिलकर काम कर पाते हैं, पर जहां दो से ज्यादा हो जा रहे हैं उसके सक्सेस होने के चांस काफी कम हो जा रहे हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया यहाँ पर देखेगी इसकी प्रेसिडेंसी और फिर इंडिया को ट्रांसफर कर देगी। एक काफी इंटरेस्टिंग टर्म मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जो कि आप लोगों को सुनकर भी मजा आएगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है, तो वो टर्म जो है उसको बोलते हैं ट्रायोका। ट्रायोका का मतलब क्या होता है? ट्रायोका का मतलब होता है तीन कौन कौन से यहाँ पर? एक तो वो देश जहां पर G20 की मीटिंग हो चुकी है, एक वो देश जहां पर G20 की मीटिंग होने वाली है, और एक वो देश जहां पर नेक्स्ट ईयर G20 की मीटिंग होगी। तो जो जो भी यहां पर आता है उसको ट्रायोका बोल देते हैं। और आज की डेट में ट्रायोका में कौन है? आज की डेट में ट्रायोका में है यहां पर I3 कौन है? इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। डिफरेंस नहीं लग रहा है कि ट्रायोका में कौन कौन है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि ट्रायोका बदलता रहता है। जैसे यहां पर अगले साल इंडिया के हाथ में प्रेसिडेंसी आ जाएगी, तो इंडोनेशिया रहेगा, यहां पर इंडिया रहेगा, गायब कौन हो जाएगा? तो सीधी सीधी बात है, इटली गायब हो गया। इटली के गायब होते ही कौन आ जाएगा? तो यहां पर ब्राजील आ जाएगा। तो फिर ये IIB हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, है ना? डिफरेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो ये ऐसी चीजें हैं जो टाइम के साथ बदलती रहती है। तो अभी हमारी कंट्री में जब ये इसको होगा, तो हमारी कंट्री में इसके लिए प्रॉपर एक सेक्रेटरिएट बनाया जा रहा है ताकि इन चीजों को समझ सके कैसे इसको लेकर चलना है, ठीक है। तो उसको लेकर किस तरीके से आगे लेकर चलना है, तो उसके ऊपर हमारी कंट्री में एक एपेक्स कमेटी बनाई जा रही है। एपेक्स मतलब टॉप की कमेटी, सबसे टॉप की, घर में मम्मी पापा बाबा दादी, ठीक है, टॉप ऑथोरिटी, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, इसी के साथ में यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, तो ये मिलकर एक कमेटी बनाएंगे। ये देखेंगे G20 को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। और पीयूष गोयल साहब जो है वो G20 के शेरपा बनाएंगे ताकि चीजों को देखा जा सके कैसे कैसे उनको इनविटेशन देना कि भाई साहब आ जाओ, हमारे घर भी पार्टी है, आ जाओ भाई साहब, बहुत शानदार तेरी मिक्स वेज बना रखी है, पानी पानी समोसा वमोसा जो भी आप लोगों को चाहिए, जो नॉन वेज वाले हैं वो उधर जाना, वेज वाले इधर आना, सबके लिए सारी चीजें रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि एक तरीके से उन कंट्री के साथ में रिलेशन बनाना जो कंट्री G20 का पार्ट यहाँ पर होने वाली है। अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर बाली में जा रहे हैं, यहाँ पर मिले अभी। तो यहाँ पर जयशंकर साहब जो हैं ये मिले वांग यी के साथ में भी, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनसे बोला कि यार देखो तुम ना बड़े ही बदतमीजी वाले काम करते हो। उसने बोला ऐसा क्या कर दिया हमने बोला यार देखो ना, तो तुम रेस्पेक्ट करते हो हमारी बाउंड्री की, ठीक है, सेंसिटिव जो म्यूचुअल जो रिलेशन है उसको भी नहीं समझते हो, और इंटरेस्ट के बारे में तो छोड़ ही दो, तुम अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करते हो, सामने वाला जाए भाड़ में। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरीके की मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। अब तक तो सुन लेते थे पर अब नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर जो LAC वाला रीजन है जिसको आप लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हो, तो ये वो रीजन है जो कि हमारा बहुत ही शानदार रीजन है, पर लेकिन चाइना इसको कब्जाए बैठा हुआ है। आज से नहीं, काफी पुराने समय से, 1962 की वॉर के टाइम से। इधर यहाँ पर ये हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको आप लोग LOC बोलते हो, इसको पाकिस्तान कब्जाए बैठा है। तो ये हमारा रीजन है जो कि यहाँ पर ये अपने कंट्रोल में लिए बैठे हैं, और ये काफी सेंसिटिव मुद्दे हैं। इनके ऊपर बात करें तो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी होकर जाता है। देखिए चाइना ना जहां जहां जाकर इन्वेस्टमेंट करता है, वो कंट्री आज के डेट में हाथ में कटोरा लिए बैठी है। तो यहां से समझ में आता है कि चाइना की इंटेंशन क्या है। अभी श्रीलंका के हाथ में कटोरा आ चुका है कंप्लीटली, पाकिस्तान के हाथ में आने वाला है, उसी पैटर्न में चल रहा है। अगर यहां पर समझ नहीं पाया तो कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। दूसरा मुद्दा यहां पर यह शांति बनाए रखने का, जैसे ट्रैंक्विलिटी, यानी कि बॉर्डर पर शांति रहना चाहिए। जब मन करता है तब तब आकर वहां पर वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। कहीं यहां पर पुल बनाने लग गए, कहीं आकर रोड बनाने लग गए, कहीं तंबू गड़वा दिए अपने। तो चाइना ऐसी गंदी और बदतमीजी वाली हरकतें करता रहता है। तो रेगुलरली यहाँ पर हाई लेवल की मीटिंग करनी पड़ती है, यार कुछ और काम कर लें हम लोग बैठकर, पर नहीं, इनके साथ में हम लोग को लड़ना पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मीटिंग देखने को मिली बेसिकली, ये चुसुल मोल्डो, ये बॉर्डर का जो पॉइंट है वहां पर 16th राउंड अभी आप लोगों को देखने को मिला। इनके बार बार मिलकर बातें करनी पड़ती है, यार ये हो रहा है वो रहा है, कितने सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जहां दिक्कत रहती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये काराकोरम हो गया, दोलदी, यहाँ पर बेसिकली दोलदी पेग हो गया। तो कई सारे रीजन आप लोग को, वाई जंक्शन, ये सारे आज के में ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में। गालवान वैली के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, हमारे कई सारे जवान भी यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो ये चीजें देखने को मिलती है। ये ट्राइको के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, हमारे घर पर ये पंडाल क्यों लग रहा है, हमारे घर पर मीटिंग क्यों हो रही है, और हमको इससे क्या फायदा होगा। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं, देखिए हम लोगों ने बोला कि ये मीटिंग जो है हम लोग या तो करवाएंगे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में या करवाएंगे लद्दाख वाले रीजन में।
तो देखिए इससे क्या है, दोनों को यहाँ पर मिर्ची क्यों लगी, चाइना और पाकिस्तान को। पाकिस्तान को तो इसलिए मिर्ची लगी क्योंकि अगर इस रीजन में यहाँ पर G20 की मीटिंग हो गई तो यहाँ पर सारे लोग आकर देखेंगे यार पाकिस्तान फालतू में चिल्लाता है, टेररिज्म है, वो है, यहाँ तो सब लोग अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, कितना अच्छा रीजन है यार, इसको तो स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने स्टार्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, तो एक रीजन होगा। दूसरा, लद्दाख के बारे में बोल दिया तो लद्दाख से चाइना को दिक्कत हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारा आधा रीजन दबाए बैठा है। तो दोनों आपस में मिलकर आ गए कि यहाँ पर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, वो एक तरीके से सिक्योर रीजन नहीं है। अबे सिक्योर रीजन नहीं है, तुमने अनसिक्योर बना रखा है, बदतमीजी, तुमने यहाँ पर बदतमीजी काट रखी है। तो वो चीज़ है, तो हम लोग चाहते हैं दुनिया को दिखाना कि देखो हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम लोग इस तरीके से चीज़ों को शांति में लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो कई सारे इशू है यहाँ पर, मोस्ट वनरेबल है आज की में कंडीशन अराउंड द वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट घर छोड़कर भागे श्रीलंका के अंदर, वहां पर प्रेसिडेंट जो है उनके लीडर जो है म्यांमार के अंदर जेलें पड़े हुए हैं, पाकिस्तान में अभी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान में तालिबान आके बैठ गया, कहीं है शांति, कहीं दिख रही है शांति। आप लोग ये सोचो हमारा देश जो है वो एक ऐसी जगह है, अगर कल को आप लोग सोचकर देखो इस मुद्दे को आप लोग एक बार, अगर कल को हम लोग को जरूरत पड़ जाए अपने पड़ोसी देश में किसी की, तो क्या कोई ऐसा देश है जो हम लोग को हेल्प कर सकता है? क्या किसी की इतनी एक तरीके से कैपेसिटी है वो हमारी हेल्प करने बैठ जाए? अगर कल को हमारी कंट्री के साथ में कोई दिक्कत है, खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो जाए, जैसे अभी यूक्रेन के साथ में दिक्कत हो गई, तो यूक्रेन के बहुत सारे लोग हैं पड़ोस में इधर उधर जाकर रहने लगे, बेलारूस लंगोटिया यार है, आ जाओ भाई जी जिसको आना है, ठीक है। आप लोग देखिए एक साइड में पाकिस्तान एक साइड में चाइना, नेपाल बेचारा अपना ही काम चला ले, इनके बस की कुछ ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी कंट्री को, तो हमको अपने पैरों पर खड़ा रहना काफ़ी जरूरी है, इसलिए कंट्री को जोड़कर रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, हमारे पास में कोई ऑप्शन है नहीं, बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही ऑप्शन है, जब चारों तरफ से इस तरीके की गीदड़ धमकी आ रही होती है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, और रखेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग है भी। हाँ, आज की डेट में इतनी बुरी कंडीशन होते हुए दुनिया में हम लोग शांति में चल रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया और फ्रांस ने जो मिलकर चलाया था, उसमें ग्लोबल लीडर हैं हम लोग, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी जी के द्वारा बड़ी ही शानदार बात बोली गई कि पेट्रोल को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे आने वाले 5 साल में। तो इसका मतलब यह कि हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से अपने दूसरे रिसोर्सेज पर काम कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा रहेगा। सेल्फ रिलायंस बन रहे हैं हम लोग बोल भी रहे हैं कि आओ भाई हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, प्रोडक्ट बनाओ, हमारी कंट्री को न्यू इंडिया बनाओ, यानी कि हम लोग शांति में चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। चाइना की तरह नहीं है कि बदतमीजियां काट रहे हैं, जहां जा रहे हैं उनके फायदे के बारे में सोच रहे हैं। कहीं पर कोई डिजास्टर आ जा रहा है ना, हम लोग ऐसे नहीं कि अपने अपने बारे में सोच लो, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड सोचता है बस अपना अपना पेट पाल लो, हम लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कोलिशन कर रहे हैं डिजास्टर के फील्ड में। G20 मीटिंग आपस में मिलकर काम कर रही है। G20 कंट्री तो हम लोग बोल रहे हैं कि जहां चाहिए बता देना, एक बार आवाज लगा लेना, दोस्ती में कभी धोखा नहीं देंगे, ठीक है। इतना तो आप लोग हमारे ऊपर यकीन कर ही सकते हो। तो इंडिया हमेशा ऐसा है यार, आप लोग देखोगे आसपास वाले दोस्त जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है ना, वो सबसे पहले इंडिया को याद करते हैं यार, वो एक ऐसा इंसान है जो हमारा हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं हमारा प्यारा महान भारत। तो यानी कि किसी के भी हेल्प करने की बात आए तो हम लोग एक तरीके से दिल खोलकर हेल्प करते हैं, यानी दोस्ती में लूट लो हमको, पर दुश्मनी करोगे तो भारी पड़ेगी वो वाली कंडीशन है। चाइना की बात करें तो चाइना अपनी साइड से जो है वो यहाँ पर LAC के बारे में बात करने के लिए तैयारी नहीं है। बात क्यों करेगा, माल हमारा है, दबाए बैठा है, तो बात थोड़ी ना करेगा। हालांकि दोनों फिर भी मिलकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे, ताकि शांति बनाकर रखी जा सके। तो ये एक अच्छी चीज बोल सकते हैं। अभी चाइना G20 की मीटिंग में हमारे यहाँ क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि चाइना को भी यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कंडक्ट करानी है, हमारे यहाँ नहीं आएगा। उन्हें कहते तुम हमारी शादी में नहीं आए बेटा, तो हम भी तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वाली बात है यार, शादी को छोड़ दो, अगर बात करें तो बर्थडे पार्टी की बात कर लो, तुम हमारे बर्थडे पार्टी में नहीं आए तो हम भी तुम्हारी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वाली बातें हैं। तो ये म्यूचुअल होता है यार, सारी चीजें म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट तरीके से लेकर चलना चीजों को। तो ये वाली बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को सपोर्ट करना ऐसे मुद्दों के ऊपर में, और ये ऐसी चीजें हैं जो अभी टाइम टू टाइम आप लोग को न्यूज में आती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को सारी बता दी, जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो बता दिया। अभी यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं G20 के अंदर, कैसे आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अभी कितना अच्छे से लेक्चर सुना है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन अभी देख सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों के सामने, पीपीटी के अंदर भी आंसर आप लोगों को मिल जाते हैं, टेंशन मत लिया करो। पीपीटी जो आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है ये इसीलिए होती है ताकि आप लोग बैठ के शांति में इनको देख सको, ठीक है, अपना रिवीजन कर सको, तो इनको आप लोग एंजॉय किया करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हो, जब आप लोग कभी खोलकर पीपीटी देखोगे तो अच्छा G20 में यार सारी चीजें एक जगह मिल गई, वो भी शानदार तरीके से, मिनट में आप लोगों ने रिवीजन कर डाला सारी चीज का, ठीक है। चाहो तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो अपने पास में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग और अच्छे से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पर लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। अपना उस तरीके से मतलब एक नहीं, अपना जो एक तरीके से आसानी से आप लोग अपने फोल्डर बनाकर रख सकते हो जब रिवीजन करना हो, ठीक है। तो ये बातें होगी।
ये क्वेश्चन है यहाँ पर एक और, जो कि यहाँ पर इससे रिलेटेड अभी बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंज पॉइंट LAC फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर जैसे ऐसे क्वेश्चन अभी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। काराकोरम पास, गालवान वैली, इसी के साथ में स्प्रिंग, जो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर एरिया जो होते हैं ना सारे, इनको लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दौलत बेग, ओल्डी, ये वाला रीजन हो गया। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा नॉर्थ से साउथ में आप लोगों को लगाना है, तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ से आप लोग चलोगे साउथ में, तो ये सारे रीजन इसीलिए दिखाए गए हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है भाई, ठीक है भाइयों और बहनों, यारों और दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आप लोगों को तैयार करा दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों के सामने ये है। तो क्वेश्चन भी साथ साथ में टॉपिक के साथ में अगर तैयार करते हुए ऐसे चलोगे तो फिर देखो तब आता है मजा प्रिपरेशन करने में, और तभी तो कॉन्फिडेंस भी आएगा अंदर से कि हाँ भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको तो भाई साहब दबा दबा कर पीटेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को तैयार करने का नजरिया चेंज करो, उसमें देखो क्या क्या बन सकता है और कहां पर इशू क्या चल रहे हैं, उसके साथ में आप लोगों को कनेक्ट करना है। कौन हमारे दोस्त है, कौन हमारे दुश्मन है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी आप लोग अच्छे से आंसर दे पाते हो तभी आप लोग रिप्लाई कर पाते हो, और तभी आप लोगों का सोचने का तरीका भी बढ़ता है, आप लोग अच्छे से एनालाइज भी कर पाते हो, ठीक है। आई होप कि माइंड में आप लोगों को इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। फीडबैक जरूर दिया करो यार, 1 सेकंड लगती है, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो। इससे क्या होता है, वो नहीं कहते कि मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कितना मजा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जो प्यार है वो आप लोग लाइक की फॉर्म में मुझ तक पहुंचाते हैं कि सर ये लो ताबड़तोड़ प्यार, ठीक है। तो प्यार जो है वो, हमारा प्यार जो है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, दोनों तरफा प्यार है और वो मुझे दिखता भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से होना चाहिए, तभी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करने का मजा भी है, ठीक है। तो ये बात है। बाकी PPT जो ये मिलती है इसकी PDF, वो तो टेलीग्राम से आप लोग जाकर डाउनलोड कर ही लिया करो, तो वहां से आप लोग अच्छे से इनको अपने पास में सेव कर रख सकते हो। टेलीग्राम के लिंक सारे वीडियो के नीचे भी रहते हैं, तो आप लोग वहां से कर लिया करो आराम से, ओके। ये ऐसे आर्टिकल हैं यार जो आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलेंगे। आज हिंदू के अंदर भी आ रखा है और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर ये आर्टिकल आया था। आप लोगों को याद होगा 10 तारीख की वीडियो में मैंने ये आर्टिकल जो है काफी डिटेल में कवर किया गया है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, वैसे अगर और भी अच्छे से आप लोग को देखना हो तो आप लोग 10 तारीख का द हिंदू देख लेना, उसमें काफी डिटेल में कवर किया गया है। हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में अभी यहाँ पर रस्साकसी चल गई, क्योंकि ट्विटर ने ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मुझे फोर्स कर रही है कई सारी पोस्ट हटाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम पोस्ट हटाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि IT एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ट्विटर जो है वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाकर बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि IT एक्ट का कुछ पोस्ट तो चलो है जो कि उल्लंघन कर रही है, वो हमने हटा दी, पर लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि IT एक्ट के तहत नहीं आती है, तो क्या गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि आप लोग इनको हटवा सकते हो। तो यहाँ पर उसको लेकर ये कोर्ट में यहाँ पर पहुंच गए। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी बातें चल रही हैं, तो कई सारे इश्यूज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये इसमें ये होता है कि आज की डेट में जो देखिए किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई ऐसी कंपनी है, ये सारी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी हो चुकी है और इवन गवर्नमेंट तक को चैलेंज कर देती है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात होती है कि पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट को, जो कि जनता के द्वारा चुनी गई है, तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी उठते हैं कि क्या इतनी पावर होनी चाहिए कि यहाँ पर इनके बीच में कि इतना कुछ ये काम कर सके। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। आज भी मैंने नोट्स तो प्रोवाइड करा दिए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है ट्विटर के ऊपर। यहाँ पर करंट इशू क्या है यहाँ पर, तो सेक्शन 69A के बारे में बात की जा रही है जो IT एक्ट का यूज किया गया, जिसमें बहुत सारे अकाउंट को यहाँ पर हटाने की बात की गई, पर लेकिन ट्विटर को ये बात पसंद नहीं आई। तो इसके चलते यहाँ पर कोर्ट में पहुंचे, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। सेक्शन 66A के बारे में मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात की है, सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं यहाँ पर 66A के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर इश्यूज रहते हैं। कई बार तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता हुआ यहाँ पर पाया जाता है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है और राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको अटेम्प्ट करो। देखता हूँ 10 तारीख का डिस्कशन किस किसने सुना है, इसका सही आंसर दे दिया तो इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से सुना है, वरना आप लोग भूल गए हो, ठीक है। तो भूलना नहीं है, आंसर दो इसका। बोला जा रहा है सेक्शन 66A IT एक्ट यहाँ पर किसके साथ में जो कि कॉन्फ्लिक्ट करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर ये इन कौन कौन से आर्टिकल के साथ में, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको सही आंसर देता है, ओके। एक और इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है, तो ये तो आप लोग वहां पर भी देख लेना। आज की इसमें भी मैंने नोट सारे प्रोवाइड करा दिए हैं आप लोगों को PPT में, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। कभी भी रिवीजन करने बैठोगे तो 1 मिनट में आप लोग पूरा आर्टिकल रिवाइज कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। एक और इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है, ये भी न्यूज़पेपर का। ये बात की जा रही है यहाँ पर न्यू जुडिशियल डिवाइस के बारे में, ताकि कंप्लीट जस्टिस दिया जा सके। एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, कंप्लीट जस्टिस। जब जुडिशरी यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करती है तो याद रखेगा यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 142, 142वां आर्टिकल है हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट अगर इस आर्टिकल का यूज कर ले तो ये समझो ये ब्रह्मास्त्र हो गया। वो नहीं कहते कि ब्रह्मास्त्र आप लोगों ने सुना होगा कि एक ऐसा हथियार माना जाता था जो ये छोड़ दिया तो भाई साहब फिर कोई नहीं आएगा। वही बात कि बाहुबली की तलवार हो गया, अब कोई आमद जाना आगे।
तो ये यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने की बात करता है। यहाँ पर ये खासकर जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अब जो है चीज़ें हाथ से बाहर जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका कई बार इस्तेमाल करता है। और आर्टिकल 32 आप लोगों को पता है, पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 32 यानी कि जो 32 है वो रिट्स के बारे में बात करता है। तो अभी यहाँ पर ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है मोहम्मद जुबीर को यहाँ पर जब जो एक तरीके से इसके द्वारा बेल ग्रांट कर दी गई थी फ्राइडे को, फिर भी फिलहाल जो है उसको नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंची उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई जो इनकी जो जेल थी, यानी कि इंटरिम बेल जो थी वो एक्सटेंड कर दी गई यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर फिर से अभी जेल में। तो बोला ये जा रहा है कि जो ओल्ड न्यूज़ के ये को फाउंडर है, तो इसके चलते यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। इनके द्वारा कुछ ऐसी पोस्ट की गई थी जो कि इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 295, इसी के साथ में अंडर सेक्शन 153 जो कि रिलीजियस जो हार्मनी है उसको बिगाड़ता है और एनिमिटी फैलाने का काम करता है, यानी कि एक तरीके से रिलीजन की इंसल्ट आप लोग बोल सकते हो। तो इसके तहत यहाँ पर इनको पकड़ा गया। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इंसान को छोड़ना है, तो उसको छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? अगर छोड़ा नहीं जा रहा है तो ये जो आर्टिकल जो है यहाँ पर फंडामेंटल राइट के अंदर में जो कि मौलिक अधिकार है पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में जो फ्रीडम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल जो 19 से 22 तक है, यहाँ पर कई तरीके की फ्रीडम आप लोगों को मिलती है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिलती है, आप लोग कहीं जा सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके से फ्रीडम मिलती है। तो मैं भी जब कहीं घूमने जाता हूँ तो वो मेरी फ्रीडम है, ठीक है। तो मुझे अपनी फ्रीडम का अधिकार। एक बच्चा कह रहा है सर आप घूमने मत जाया करो, जब घूमने जाते हो तो लेक्चर रुक जाता है। आप लोगों को पता नहीं है पिछले कुछ टाइम में कितना घूम चुका हूँ मैं, कई जगह कई सारे काम की वजह से गया हूँ, पर लेकिन कभी आप लोगों तक ये बातें पता भी नहीं चली, आप लोगों को फील भी नहीं हुआ कि मैं किस तरीके से कहाँ पे घूम रहा हूँ। लेक्चर आप लोगों का टाइम पर आता है, ठीक है। वहाँ मुझे होटल में बात करनी होती है, मैंने कहा इंटरनेट थोड़ा सा हाई स्पीड का चाहिए, अपना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, बहुत सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, पर लेकिन लेक्चर पहुँचता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें मैनेज करना चाहे तो इंसान कर लेता है। थोड़ी सी दिक्कत आती है देखो, पर वो तो आएगी, कोई कंफर्ट जोन से बाहर निकल लो, पर लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी यहाँ पर इसी के चलते मुद्दा है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, जहां से क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से बन जाते हैं। तो कोर्ट के पास में पावर रहती है, तो आर्टिकल 32 भी यहाँ पर बोला गया है, जिसके अंदर रिट्स आती है। ये पांचों की पांचों रिट्स आती हैं और ये सारे के सारे पॉलिटी के चैप्टर हैं। अगर आप लोग यहाँ पर रिट्स जाकर सर्च करोगे बाय वीर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बाय वीर, तो पूरा का पूरा आप लोगों के सामने चीजें खुलकर आ जाएंगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। आज एक और आर्टिकल दे रखे हैं ये विंबलडन के बारे में, और खासकर जो फोकस दे रहा है यहाँ पर, ये फोकस दे रहा है नवाक जोकोविच के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एलिना है जिनके द्वारा यहाँ पर जीता गया, और इधर नवाक जोकोविच है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, इनके बारे में बता रखिए। और ये कल मैं पिक्चर डालनी भूल गया था, फेडरर साहब जो है 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इनको कोई रैंक नहीं दी गई है। तो इनको काफ़ी लंबा समय हो गया खेलते हुए, चैंपियन थे एक टाइम पर लेकिन वही है कि इंसान की एक उम्र होती है जिसमें यहाँ पर खासकर अगर बात करें अपनी उम्र के अगर लोगों के साथ में खेलेंगे तो कोई इनके सामने टिक नहीं पाएगा, ठीक है। पर हाँ ये है कि अब जो नए नए जोशीले जो जवान आ रहे हैं, जवान खून आ रहा है, उनके सामने दिक्कत होती है। जब तक भी खेले यार दिल से खेले, ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। यहाँ पर अपनी बच्ची के साथ में एंजॉय कर रहे हैं नवाक जोकोविच साहब जो हैं, ये शानदार तरीके परफॉर्मेंस रही। कौन से नंबर का इनके द्वारा अभी यहाँ पर ये जीता गया, ये किताब आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल है यहाँ पर जो आप लोगों से डायरेक्ट कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और आर्टिकल है जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये है मीडिएशन बिल के बारे में। इसके बाद में इंप्लीमेंट के बारे में जो आर्टिकल होगा बड़ा शानदार होगा। पर मीडिएशन बिल जो है यहाँ पर, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि महात्मा गांधी जी का भी बड़ा फेवरेट था। महात्मा गांधी जी हमेशा कोशिश करते थे कि लोगों के अंदर मीडिएशन कराया जा सके ताकि ज़्यादा कोर्ट में चक्कर न काटने पड़े। कई सारे लोग तो बोलते थे कि महात्मा गांधी जी को ये देखो बेवकूफ़ इंसान, एक तरीके से अपने पेट रोजगारी पर नहीं, पेट एक तरीके से अपनी जो रोजी रोटी पर लात मार रहा है, लोगों को बाहरी उसमें कोर्ट में नहीं जाने दे रहा है, उनको बाहरी उनका न्याय करवा दे रहा है। पर लेकिन आप लोग पता है कि एक ऐसे महान इंसान वो समझते थे क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए हमेशा वो क्या करते थे, डिस्प्यूट को बाहरी यानी कि लड़ाई को बाहरी निपटा देते थे। तो अभी भी यहाँ पर ऐसा होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं। और आज ही एक पूरा आर्टिकल आ रखा है उसके ऊपर में, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, उसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में, आप लोग उसको देख लेना, जहां पर बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, कितने कितने केस कहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर, ठीक है। तो उसको आप लोग समझ पाओगे। तो यहाँ पर अभी क्या बात की जा रही है कि एक तरीके से जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए, खासकर जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको कैसे टैकल करना है, तो उसके बारे में बहुत सारी ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें इनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंप्लीमेंट के बारे में, समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
ये जो आर्टिकल है ना भाई साहब, इसको सुनकर थोड़ी सी आप लोगों को अंदर से लग सकता है कि मतलब बेइज्जती की जा रही है बाकायदा, क्योंकि आप लोगों को पता है बेरोजगार लोगों की बेइज्जती बहुत होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, यहाँ पर बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, एक नया वैल्यू एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया है। अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनके बारे में बात करूंगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बात करूंगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग प्रीलिम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट में भी क्लैरिटी आएगी। इकोनॉमी के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, एक अच्छा टॉपिक आप लोगों का रहेगा, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 और इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसको मैं काफी आसान शब्दों में आप लोगों को पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे। पहले समझिए कि न्यूज में किस लिए है। अभी हमारी कंट्री में यहां पर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके द्वारा यहां पर डेटा प्रस्तुत किया गया है कि इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो अभी डिक्रीज हुआ है, यानी कि लेबर का जो पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में वो कम हुआ है। और कितना कम हुआ है, वो बेसिकली अभी यहां पर कम हो गया, 40 पर आ गया है। पहले यहां पर 47 पर था, ऑलरेडी कम था, अभी 40 पर आ गया 2016 के कंपेयर में, और कम यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। आखिर रीजन क्या है, अगर यहां से पूछा जाए आप लोगों से कि ऐसी दिक्कतें क्यों देखने को मिल रही है, तो हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें जो महिला है वो यहां पर लेबर फोर्स से आउट हो जा रही है, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत निकल कर आ रही है। तो अभी यहां पर अगर बात करें जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है, यानी कि बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 15 साल या फिर उससे बड़ी है, यानी कि उससे ज्यादा एज की है। उनको सबको जॉब चाहिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, पर लेकिन आज की डेट में चीजें एक तरीके से मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग जिनको जॉब चाहिए उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है और दिक्कतें देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये सामने बातें निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी क्या क्या मुद्दा है। वैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का अगर आप लोगों से फॉर्मूला, यानी कि आप लोगों से यहां पर एक तरीके से इसका उन्हीं कहते हैं एक तरीके से इसका फॉर्मूला आप लोगों से कोई पूछे क्या है, तो यहां पर पूरी लेबर फोर्स कितनी है हमारे पास में और वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं लेबर फोर्स को तो हमारा पार्टिसिपेशन रेशियो आ जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, माइंड में क्लैरिटी होती है आप लोगों को चलेगी। पहले तो सबसे पहले यहां पर जो CMIE, यानी कि यहां पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE बोलूंगा इसको आर्टिकल में, आगे कंफ्यूज मत होना। इसके द्वारा यहां पर बेसिकली क्या बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आप लोग ये बताइए कि एक तरीके से लेबर फोर्स क्या होती है, आप लोगों से सोचिए आप लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आप लोगों से पूछ ले कि लेबर फोर्स क्या होती है, और ये पूछा भी गया है। अभी रिसेंटली यहां पर एक बंदे से बात हो रही थी तो उससे यहां पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया यहां पर इंटरव्यू के अंदर में, ठीक है, लेबर फोर्स के बारे में। तो यहां पर लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों से पूछे, तो यहां पर बात की जा रही है कि 15 साल या फिर उससे ज्यादा का अगर कोई पर्सन है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो यहां पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। या तो वो एम्प्लॉयड होगा, यानी कि या तो वो जॉब कर रहा होगा, या फिर वो जॉब की चाह में होगा, यानी कि वो जो होगा वो चाह रहा होगा कि उसको जॉब मिल जाए और वो ढूंढ रहा होगा एक तरीके से बेसब्री से कि मुझे जॉब मिल जाए। तो ये दोनों जो इंसान है ये लेबर फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि अगर आज की डेट में एक कोई ऐसा इंसान है जिसके बाप की 50 बीघे जमीन है और भाई साहब दुनिया भर का माल पड़ा है घर में और उसको बेसिकली जॉब नहीं मिली है और उसकी इच्छा भी नहीं है कि वो जॉब करे, तो वो यहां पर लेबर फोर्स का बेसिकली हिस्सा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि इच्छुक इंसान जो कि चाहता है कि उसको जॉब मिले, वही इंसान जो है यहां पर लेबर फोर्स का पार्ट होगा। ये बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखकर चलनी है। यानी कि दो कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी में एक क्या है, दोनों की डिमांडिंग क्या है, एक तरीके से जॉब, यानी कि एक तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और दूसरे की डिमांड है जॉब। तो यहां से आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें चलते हैं यहां पर जो कैटेगरी 1 है वो तो सक्सेस हो गए, उनको जॉब मिल चुकी है, उनकी बल्ले बल्ले सब बड़ाई कर रहे हैं, वाह लड़के को जॉब मिल गई, लड़की को जॉब मिल गई। पर लेकिन कैटेगरी 2 जो है वो यहां पर मैक्सिमम लोगों की देखने को मिलेगी जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जो आतुर हैं इस चाह में कि उनको जॉब मिले। तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, यहां पर सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अगर बात करें, ये एक तरीके से वर्किंग एज को देखता है, वो वर्किंग एज जो कि 15 या फिर उससे साल ज्यादा की है यहां पर, और जो डिमांड कर रही है जॉब की, ये बात जरूर याद रखेगा, जॉब की डिमांड यहां पर बताई गई है। तो अगर कोई बात करें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, तो दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहां थोड़ा डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा पूछा जाए आप लोगों से कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर वही आएंगे जो काम करें, नहीं भाई साहब, वो भी आएंगे जिनको काम की जरूरत है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है वो है कि इंडिया का अभी रेट कम क्यों हो रहा है, ये इतना ज्यादा कम आखिर कैसे हो गया, इतना लो कैसे हो गया। तो यहां पर देखिए मेल का जो पार्टिसिपेशन है अगर फीमेल के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो यहां पर रेशियो है वो 67.4% है और फीमेल का क्या है यहां पर, ये 9.4 है। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए यहां पर क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जो एवरेज फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो 47 है
और हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से अगर बात करें इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अराउंड 25% आप लोग यहाँ पर देखने को मिला था। अभी यहाँ पर इतना भी लो आप लोगों के सामने यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही है। यानी कि आज की डेट में ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस टाइम पर कि यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी कम है, और आज के में तो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई कोविड-19 के चलते। तो अब आप लोग समझिए यहाँ पर कि फीमेल के पार्टिसिपेशन की वजह से यहाँ पर ये दिक्कत निकल कर आ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, हमारी कंट्री का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यार इतना सारा कम हो गया, आप लोग ये बताओ इसके कम होने के रीजन क्या है। कोई भी एक उदाहरण दो, चलो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, कोई भी एक उदाहरण दो आखिर वुमेन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रही है। खासकर लड़कियों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों कम है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वैसे आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर। आप लोगों को देखने को मिलेगा घर से जो घर वाले हैं ज्यादा दूर भेजने के लिए लड़कियों को तैयार नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाती है कई बार कि हाँ काम तो मिल गया पर आने जाने में दिक्कत है, और इतना घर पे पैसा नहीं है कि वहां पर रूम लेकर रह ले, ठीक है। वायलेंस देखने को मिलेगा अगेंस्ट वुमेन, कहीं पर छेड़खानी हो रही है, कहीं पर किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, किसी का रेप हो गया, ठीक है। सोसाइटल नॉर्म्स रहते हैं, लड़की बाहर जाकर काम करेगी, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है जिसके चलते दिक्कत क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर में। तो ये कम से कम 4 पॉइंट अगर आप लोग लिख देते हैं कि आज के डेट में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्यों यहां पर कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, इफिशिएंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ढंग से नहीं है, वायलेंस होते हैं, और सोसाइटी के नॉर्म्स है कि हाँ लड़की क्या करेगी बाहर काम जाके, आखिर में जाके तो क्या करना है कि चूल्हा बर्तन या घर के कपड़े धुलने वही सारा काम करना है, बच्चे पैदा करना। तो वो वाली आधी अभी भी सोसाइटी में कई जगह वो सोच है, तो उस सोच से हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आप लोग कम से कम बीइंग ए वुमेन, कम से कम आप लोग बीइंग ए गर्ल, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। अभी कुछ और बातें करता हूं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में अगर आप लोगों से बातें की जाए, ये पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता था, अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको आप लोग एनएसओ बोलते हैं, जो यहां पर बेसिकली इसको प्रस्तुत करता है आज की डेट में, तो इसके द्वारा 2017 से यहां पर स्टार्ट किया गया। पर लेकिन इंटरेस्टिंग है 2017 में तो एनएसओ भी नहीं था, मतलब यहां पर कोई और ऑफिस हुआ करता था जिसको एनएसएसओ बोला करते थे आप लोग। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी इसी बहाने से। तो यहां पर जो बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, इनके द्वारा कंडक्ट कराया गया 2017 से अप्रैल के महीने से। तो ये महान काम अप्रैल के महीने में होना स्टार्ट हुआ 2017 में, जिसके चलते पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया देश के अंदर में, और ये पता चला यहां से कि कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देश के अंदर में है। अनएम्प्लॉयड जो इंडिकेटर है उसके बारे में बताया गया, कितना यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन रेशो क्या है, कितना प्रपोर्शन है अनएम्प्लॉयड लोगों का, कितना है यहां पर एक तरीके से अनएम्प्लॉयड रेट गांव में शहरों में, वो सारी बातें यहां पर बताई गई। तो इसके चलते हमारे सामने निकल कर आया यार इतने सारे लोग जो है वो बेरोजगार हैं, और जबकि सबके पास में अच्छी एजुकेशन है। तो ये एक महान इंसान थे जिनका नाम था यहां पर अमिताभ कुंद, ठीक है। तो अमिताभ जो कुंद थे यहां पर, इनके द्वारा एक कमेटी हेड की गई और उनके द्वारा बोला गया यार ये काम करना स्टार्ट करो, कम से कम तुमको पता तो रहेगा किसके किसके पास में जॉब नहीं है, और फिर उसी हिसाब से आप लोग स्कीम निकाल के ला सकते हो, अपने देश में स्कीम प्रोवाइड करा सकते हो, लोगों के जॉब के बारे में बातें कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बातें निकल कर आई, ठीक है। तो यहां पर नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनएसएसओ आप लोग बोलते हो, वो आज की डेट में एनएसओ बन चुकी है, यानी कि उसका अपग्रेडेशन हो गया है। क्या हो गया उसका अपग्रेडेशन, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ये डेटा रिलीज करती है इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर यहां पर, और ये एवरी 5 ईयर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिससे हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी यहां पर पता चलती है। अब यहां पर जो एनएसओ है, जिसको मैं भी एनएसओ बोल रहा हूं, ये पुराने टाइम पर बेसिकली अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। पहले सीएसआई इसको बोला गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, 1951 में जब बनाया गया। आगे इसका नाम चेंज करके सीएसओ कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे चल के सीएसओ तो ऐसा कैसे ही रहा, पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके ऑफिस कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे यहां पर एनएसएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस था, ये एक था, और यहां पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अलग था। दोनों को मर्ज कर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया, ये नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और आज की डेट में यही काम कर रही है, जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, जो इससे पहले यहां पर 1999 में बनाई गई थी। 2 डिपार्टमेंट को मर्ज कर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इनको मर्ज कर ये बेसिकली मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अब इतनी बातें बताने के बाद में थोड़ी सी तो चुल यार मुझे भी है, वो मेरी चुल आप लोग ठंडी करो। मुझे ये बताओ कि यहां पर कौन इसके मिनिस्टर हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको भी चुल लगी रहती है क्वेश्चन पूछने की तो मुझे वो चुल याद आ गई यार इतना पढ़ाने के बाद में इतना भी नहीं पूछूंगा तो फिर क्या पढ़ाना रह गया, ठीक है। इतना तो कम से कम हक बनता है ना मेरा भी कि हाँ इतने क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाए मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगा चुल रहती है सर, इतने क्वेश्चन पूछ लेते हो
मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से थोड़े से और ज़्यादा पूछेंगे और ज़्यादा चुल जगाएंगे, ठीक है। कहाँ से लाते हो ये शब्द निकाल के। आगे चलते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के बारे में बात करें तो अभी बताएं, यहाँ पर बेसिकली 2 एस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर बात की जा रही है, मेजर किया जाता है डायनामिक इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस देखने को मिलता है शॉर्ट टाइम इंटरवल में, खासकर 3 मंथ में अगर बात करें अर्बन एरिया में ओनली, जो करंट वीकली जो स्टेटस है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए क्या होता है, आज के लिए मान लीजिए सर्वे आप लोग निकालोगे, पता चला यहाँ पर किसी एरिया में लोग काम करने के लिए आए, कुछ टाइम बाद वो कहीं और जाकर काम करने लगे, तो इसलिए वो भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और इसी के साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो रूथ है, यहाँ पर एक तरीके से ये एक तरीके से इसका रेशियो निकाला जाता है। यानी कि जैसा मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया था ना यहाँ पर इसके बारे में कि जो बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में, तो वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो यहाँ पर, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये अनएम्प्लॉयड रेट, तो इसके कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात की गई कि गांव वाले और शहर वाले एरिया में आप लोगों यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं ताकि यहाँ पर इसको एनुअली प्रॉपर वे में काउंट किया जा सके। देखिए ये ऐसी चीजें जो कि चेंज होती रहती हैं, तो इसको रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये कि पता चलता रहे कौन कौन कहां पर काम कर रहा है। अब यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बन भी चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं जो कि बेसिकली ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि भाई साहब इनके पास में जॉब नहीं है। तो कई कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोला था सबसे पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, ये ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पर मोर लोग जो है ज्यादा लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉय में जितने रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर, अगर घर में 10 आदमी हैं और 5 बीघे जमीन है, 10 के 10 उसमें लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि और कुछ काम करने के लिए है नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये लगता है कि चलो इसी में लगे रहते हैं, तो वहां पर उसी काम को 5 लोग कर सकते हैं, पर लेकिन वहां पर 10 लोग लगे हैं, तो एक्स्ट्रा 5 लोग क्या हो गए, वो डिस्गाइज्ड हो गए, यानी कुछ और काम कर सकते थे, घर में और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे, पर लेकिन उसी में लगे हुए, तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर कई बार पूछ भी ली जाती है। अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर परिवार से आते हैं तो आप लोगों से तो एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां पर बन जाएगा। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए अभी गेहूं कट रहे हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा गन्ने का सीजन आएगा, ठीक है, फिर इस तरीके से पैटर्न चलता रहता है, पर लेकिन एक टाइम पर वो चीजें खत्म हो जाती है, फिर कोई और सीजन आता है, तो सीजन के बीच में जो टाइम रहता है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सीजनल जो वर्कर होते हैं, तो वहां पर फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, वो दिक्कतें निकल कर आती है, ठीक है। एक होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। का मतलब क्या होता है अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर मिसमैच होता है, यानी कि मेरे पास में टीचिंग की क्वालिटी है, ठीक है, किसी ने मुझे दे दिया कि यार तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, लोगों की हेल्थ देखो, मैंने कहा भाई साहब टीचर हूं मैं, नहीं डॉक्टर बन जाओ ना, आप हेल्थ भी देख लोगे, मतलब बच्चों की हेल्थ देखो, हेल्थ सही है फिर हेल्थ गलत है, तो ये कैसे मैं बता सकता हूं, तो आप लोग समझिए इस चीज को। तो मिसमैच रहता है कि मेरी क्या स्किल है और मुझे काम क्या करने को दे दिया गया है, तो दोनों फुलफिल नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये दिक्कतें कई बार देखने को मिलती है। तो स्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहां पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये अवेलेबिलिटी जो स्किल है, पर लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और की है, मिसमैच हो जाता है, तो जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। एक है यहाँ पर साइक्लिकल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक बिजनेस साइकिल होती है, जैसे रिसेशन आ गया 2008 में, ठीक है, अभी कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को जॉब से निकाल दिया, तो ऐसी अगर कोई साइकिल आ रही है टाइम टू टाइम, दिक्कतें हो रही हैं ऐसी, तो ये देखने को मिलता है कई बार जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आती है, एक तरीके का ये भी अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में एक और होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, आज की डेट में आप लोगों को पता है हम लोग कंप्यूटर यूज करें, पर लेकिन जिस टाइम पर यहाँ पर राजीव गांधी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जब बोला गया कि कंप्यूटर यूज किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए, यार कंप्यूटर तो यूज करना आता नहीं है, ये कैसी मशीन लेकर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार कंप्यूटर आएगा तो लोगों को जॉब कम मिलने लगेगी, यार ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा, तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो गए इस टाइम पर। जैसे तैसे उनके द्वारा कंप्यूटर सीखा गया और कुछ के द्वारा नहीं सीखा गया, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली उस टाइम पर, बहुत सारे लोगों की जॉब गई जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं है, और जिन्होंने सीख लिया वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं आज के डेट में, वो अब तक कंप्यूटर के बादशाह बन चुके हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं। पर लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन जो है वो जॉब लॉस एक कैटेगरी में करता है तो दूसरी कैटेगरी में जॉब देता भी है। जैसे कंप्यूटर सुधारने वाले की दुकान आज के में हर एक सिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, कंप्यूटर के बेस पे कितने सारे लोगों को जॉब मिल रही है, घर से लोग काम कर पा रहे हैं कंप्यूटर के बेस पर, तो क्या जॉब कम कर दी, पर लेकिन उन लोगों की जॉब कम कर दी जिन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो टेक्नोलॉजी में जब चेंज आता है तो तब आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी बात की जा रही है कि ड्राइवरलेस गाड़ी आ रही है, तो यार ड्राइवर की जॉब कम हो जाएगी, पर लेकिन टेक्नोलॉजी यहां पर जितनी बढ़ेगी उतने सारे लार्ज स्केल पर उन लोगों को जॉब मिलेगी जो टेक्निकल फील्ड में कनेक्टेड है आज के डेट में। तो इंजीनियरिंग फील्ड में आने वाले टाइम में और अच्छा खासा बूम आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर सही तरीके से इंजीनियरिंग की है, प्रोजेक्ट को मार्केट से खरीद कर लेकर अगर नहीं आए हैं तो, ठीक है।
अदरवाइज मत लेना, जोक था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग बता सकते हैं आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्या होता है? मान लीजिए आप लोग जो है काफी क्वालिफाइड लोग हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आज की डेट में आप लोग जो है जिस जॉब पर लगे हुए हैं वो जॉब आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, किसी और जॉब में आप लोग को जाना है। तो यहां पर क्या करते हैं, उस टाइम पर जब एक जॉब से दूसरी जॉब में आप लोग स्विच करते हैं, उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है उसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आप लोगों को बताए और इसके बेस पर ऑलरेडी यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो क्वेश्चन बता दो आप लोगों को। तो क्वेश्चन पूछा गया 2013 में यहां पर, और पूछा गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। एक बात की जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज लो। तो क्या है सही आंसर? आंसर यहां पर आप लोग इसका सी देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, देखिए यहां पर बोला गया कि मैंने बोला था कि 10 लोग काम कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां पर 5 लोग भी काम कर सकते हैं। तो जो 5 लोग यहां पर बेसिकली एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी तो यहां पर जीरो है ना, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। उनका तो कोई मतलब नहीं है, उनका रहना या फिर ना रहना वो एक इक्वल है यहां पर। तो ये आप लोगों से यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2013 के अंदर में। तो कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी आप लोगों के पास में होगी तो रियलिटी में आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को समझना है, चीजों को रटना नहीं है। रट कर चलोगे तो फिर कहीं पर भी आप लोग कान खड़े हो जाएंगे 1 मिनट में, पर समझ के चलोगे तो एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होगा। तो क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें मैंने आप लोग यहां पर बता दी, ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी, एक यूपीएससी क्वेश्चन भी आप लोग के सामने हो गया, और 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। थम्स अप देकर बताना कि क्लैरिटी आई है नहीं, या थम्स डाउन देकर बता सकते हैं कि नहीं आई, फिर उसको आगे आने वाले लेक्चर में आप लोगों को बेसिकली इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर गोटबाया राजपक्षे साहब जो हैं वो अपना देश छोड़कर भागने वाले थे, उनको भागना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि यूएसए ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया। आप लोग बोलेंगे यूएसए ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि इनके पास में अब तक 2 देश की सिटीजनशिप थी, यूएसए की और श्रीलंका की। तो एक ऐसा इंसान सोचो कि देश जो है वो दिक्कत में है, वो छोड़कर भाग रहा है। इससे अच्छा तो जेलेंस्की निकला एक तरीके से, भले ही बंदा जो है कॉमेडियन था पर लेकिन टिका रहा, ठीक है। और ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये भाई जो है भाग छोड़कर भाग रहे हैं, तो ऐसे ऐसे इशू देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो गलत बात है यहाँ पर, कम से कम देश को दिक्कत में छोड़कर तो नहीं भागना चाहिए, भले ही जान क्यों ना चली जाए। तो ये है यहाँ पर इनके बारे में कुछ बातें। ये एक आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर पायलट। ये वीडियो आप लोग देखिएगा, इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर फर्स्ट ट्रांसजेंडर पायलट सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। हुआ क्या था यहाँ पर, ये पायलट की डिग्री इनके द्वारा ली गई, पर लेकिन इनको जोमेटो की डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इनको जो जहाज है वो उड़ाने के लिए अलाउ ही नहीं किया गया। रीजन क्या था, ये एक थेरेपी के थ्रू गुजर रहे हैं, तो वो बोला जाता है कि उसके थ्रू तुम गुजर रहे हो, जो कि उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर उड़ाने नहीं दिया जाएगा हवाई जहाज। पर लेकिन इनके द्वारा बोला गया वो तो पूरी जिंदगी चलने वाली है मेरी, वो तो इलाज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये गलत है। तो मिनिस्ट्री के पास में अब ये केस पहुंच गया, तो देखते हैं अब इन्हें जहाज उड़ाने दिया जाएगा नहीं। पूरा केस मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। अगर यहाँ पे इसको फिर से डिस्कस करने बैठूंगा, अभी 2-3 दिन पहले, 4 जुलाई को मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उसको आप लोग देखेगा, लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा, इंटरेस्टेड हो तो देखेगा जरूर। और इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था जो नालसा जजमेंट के बारे में भी, तो ये आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएगी वहां पर, ठीक है। काफी डिटेल में बातें की गई थी, ठीक है। बेसिक चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। डेटा पॉइंट है यहाँ पर H1B वीजा के बारे में। तो H1B वीजा ये स्किल्ड जो वर्कर्स को दिया जाता है, जो खासकर हमारी कंट्री के जो काम करना चाहते हैं यूएसए के अंदर में। ऐसे ही H2B वीजा, L1 वीजा, J1 वीजा, यहाँ पर ये सीजनल वर्कर को दिया जाता है। और ये जो होता है, अगर कंपनी से, एक कंपनी से, जैसे इंडिया में कोई कंपनी है, वही यूएसए में कंपनी है, तो वहां पर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर जो होता है उस पर दिया जाता है, ठीक है। ये स्टडी के लिए दिया जाता है। और H4 वीजा जो होता है वो जो H1B वीजा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उसके हस्बैंड और वाइफ, उनको मिलता है। तो ये कई सारे वीजा हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखिएगा। इसके ऊपर डेटा पॉइंट दे रखा है जो आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसके थ्रू गो थ्रू हो जाना। बाकी यहाँ पर उद्धव, जो कि उद्धव ठाकरे का जो एक पार्ट है जो टूट गया उनसे, वो अभी मुर्मू को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल है। यहाँ पर बात की जा रही है एनटीए के बारे में, तो CUET, तो याद रखिएगा इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी स्टेट पीसीएस में, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएंगे एडमिट कार्ड इशू होना, और यहाँ पर एग्जाम दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करना अपना जी, जिसको आगे चीजों को लेकर चलना है। जीएसटी के बारे में बात की जा रही है, जीएसटी को कम करने की बात की जा रही है उन प्रोडक्ट पे जिनको यूज करना है ऑल्टरनेटिव, खासकर जो प्लास्टिक के, यानी कि प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव जिनको यूज करना है। तो यहाँ पर ये इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये भी है कि हाँ जीएसटी हटाओ तभी तो प्रोडक्ट जो है सस्ते होंगे, वरना इसको फायदा कैसे यूज कर पाएंगे। पता चला प्लास्टिक तो यूज करना नहीं है, उसके ऑल्टरनेटिव जो है वो और ज्यादा महंगे हो रखे हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पुलिस के द्वारा जो है 75 किलोग्राम हीरोइन जो है वो यहाँ पर जब्त की गई, तो ये भी एक तरीके से देखो।
ज्ञान व्यापी मस्जिद में आज जो है आज सुनवाई की जाएगी, तो देखते हैं क्या डिसीजन आता है, जो मुद्दा पूरा चला हुआ रहा है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पर, तो ये भी एक काफ़ी एक ऐसा जो एक इंपॉर्टेंट केस है देश के अंदर जो जरूरी है। इंडिया और ब्राजील की नेवी आने वाले टाइम में जल्दी कोलेबरेट करेंगी, तो जब कोलेबरेट करेंगी तो देख लेंगे कहाँ कहाँ पर कोलेबरेट कर रही है। रेलवे के द्वारा एक बड़ा स्टेप उठाया गया है, लोको पायलट जो भी होते हैं रेलवे के अंदर में, उनको बोला गया कॉल रिकॉर्ड जो है उनके वो चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि वो बैठे हुए बात तो नहीं करें, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इससे सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में श्रीलंका नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगी, तो देखते हैं शांति हो जाए थोड़ी सी, तो अच्छी बात है। यूएसए जो है वो यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक में यहाँ पर बोला गया कि इस्लामिक स्टेट सीरिया का चीफ मारा गया, तो ये पेंटागन के द्वारा बोला गया, यानी कि यूएसए की जो आर्मी है उसके द्वारा बोला गया। तो ये अलग ही मुद्दे पर रहते हैं कि चलो चलो ये काम करने हैं मतलब इनको एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, उनको लास्ट फेयरवेल दिया जाए, तो यहाँ पर काफ़ी शानदार एक लीडर थे यार, तो चले गए बीच में से बिना किसी रीज़न के, फालतू का नोटंकीबाज इंसान, उसको पसंद नहीं आता गोली मार दी। यहाँ पर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, जरूर याद रखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन द डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। रशिया और यूक्रेन की वजह से इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, ठीक है। अभी बात करें तो द कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव देखने को मिला, जो कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। यहाँ पर ये 20 कंट्री से लोग यहाँ पर आए, तो ये एक छोटी सी पिक्चर है जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जी हैं यहाँ पर। आज का सुडोकू है जो कि आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना, जो कि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो आप लोग कुछ यहाँ पर एक तरीके से माइंड की प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाएगी। अश्वनी जी है जिन्होंने शानदार तरीके से आंसर दिए, तो आज के एसएलवी कमांडो हैं जो एसएलवी के, वो हैं अश्वनी जी, ठीक है। तो आज का जो खिताब जाता है वो है अश्वनी जी के नाम। तो शानदार तरीके से आंसर दिए गए, आप लोग भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहा करो, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पार्टिसिपेट जब आप लोग करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक तरीके से कि हाँ जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ तो आप लोग उसका रिप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता कि हाँ मतलब मैं ही गाए जा रहा हूँ, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसलिए बोलता हूँ कि आंसर आप लोग जरूर दिया करो, ठीक है। बहुत ही शानदार 5 वोकेबलरी है, 5 नए शब्द आप लोगों को सीखने को मिलेंगे, इससे आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव होगी, इससे आप लोगों की आंसर राइटिंग में नए शब्द आप लोगों को मिलेंगे, या फिर एस्से राइटिंग में भी आप लोग बोल सकते हैं, तो आंसर या फिर एस्से राइटिंग में, और इसी से आप लोगों की जो बेसिकली जो एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो ओवरऑल काफी फायदा होने वाला है, पर वो तभी होगा जब इनके ऊपर आप लोग कोशिश करोगे सेंटेंस फ्रेम करने का। तो ये एक काफी अच्छा सेक्शन है अगर ढंग से एंजॉय कर पाते हो। सबसे पहली बात की जा रही है एड्रिफ्ट, यानी कि भटकते हुए, यानी कि बिना मोटिव के, कभी यहाँ से वहाँ, तू यहाँ मैं वहाँ, मतलब एक तरीके से कोई ना कोई रीजन होना चाहिए कि कहाँ हो तुम कहाँ, ठीक है। तो विदाउट मोटिव ऐसा नहीं होना चाहिए, बिना किसी एंकर के बस चले जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से तैनात कर देना, ठीक है। एक तरीके बोलते हैं कई बार कि हम लोगों ने बॉर्डर पर अपनी फोर्स जो है उसको डिप्लॉय कर दिया है, चाइना आएगी तो उनको पटक पटक कर मारेंगे, ठीक है, उनको छोड़ेंगे नहीं, अब की बार आके वो कुछ भी हरकतें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एकत्रित करना, इकट्ठा होना एक जगह पर आकर, यानी कि कोई भी अगर चीज होती है कि हाँ चलो मिलकर बातें कर लेते हैं, ग्रुप में टुगेदर किसी चीज को डिसाइड करने के लिए भी कई बार मिल जाते हैं, डिफरेंट एक तरीके से पार्ट में एक तरीके से कई सारे अलग अलग एरिया को इकट्ठा करके एक जगह लगा लिया, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेट के बारे में, ये शब्द यूज किया जाता है। खेतों की बात करते हैं तो खाने की बात करते हैं, और खाने की बात करते हैं तो किसान याद आता है, और किसान याद आता है तो खेत जोतता हुआ दिखता है वो, ठीक है। तो प्लाउड बोलते हैं इसको, एक प्रोसीजर जिसमें आप लोग कोई काम ऐसा करते हैं जैसे खेतों को तैयार करना, ठीक है। तो वहां पर एक तरीके से एडवांस प्रोसीजर आप लोग इसको बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसान के परिवार से आप लोग आते हैं, ठीक है, तो किसान भाई जो है खेतों में कैसे कैसे काम करते हैं, तो आप लोगों ने देखा है, तो वो वाली बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। बड़ी ही मेहनत से काम किया जाता है यार, थाली में जो रोटी आती है उसकी अहमियत समझा करो, ठीक है। पहले किसानों की मेहनत, फिर आप लोगों की मम्मी की मेहनत, आप लोगों के पापा की मेहनत, क्योंकि अनाज खरीद कर वो लाते हैं आटा, ठीक है। अगर आप लोग एक तरीके से गांव से नहीं हो तभी जाकर आप लोगों के पेट में खाना पहुंचता है, या फिर आप लोग बोलो तो यहाँ पर उसकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। सोअरिंग का मतलब होता है एक तरीके से उड़ने वाला, फ्लाइंग, ठीक है। तो फ्लाइंग बीस्ट फ्लाइंग बीस्ट साहब जो है वो छूट गए हैं शायद, हाँ अभी अपना जो जेल में गए थे। बड़ी ही एक तरीके से चीज़ें हो जाती है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, पर लेकिन हाँ वो है कि इतने सारे लोग इतना प्यार करते हैं, उनको समझना था। तो फ्लाइंग राइजिंग हाई इन एयर, तो वो वाली बात है यहाँ पर, तो इसका मतलब है यहाँ पर सोअरिंग, उड़ने वाला, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पर। तो 5 नए शब्द आज आप लोगों को वोकैबुलरी में ऐड करने के लिए मिल गए। अब ये तभी मजा आएगा, तभी आप लोग इनको याद रख पाओगे जब आप लोग इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे। सेंटेंस फॉर्म नहीं करोगे तो फिर तो वही बात है, आया राम और गया राम, आ जाए और कल भूल जाओगे, ठीक है। तो वो वाली हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। आज का जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है वो है वेस्टर्न घाट।
वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर देश के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें। यहाँ पर दुनिया भर की स्पीसीज पाई जाती हैं। दुनिया भर की स्पीसीज मतलब यहाँ पर एक तरीके से हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी इसको बोला जाता है, इस पर्टिकुलर एरिया को। वेस्टर्न घाट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो ये वाला रीजन आप लोग बोल सकते हो। और यूपीएससी को इतना प्यार आया वेस्टर्न घाट पे, अलग से इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ वेस्टर्न घाट में कितने राज्य आते हैं। ठीक है, तो बताओ कमेंट बॉक्स में कितने राज्य आते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पर ये इसको सियादरी माउंटेन जो बेसिकली बोलते हैं नॉर्मली, ये जो रेंज होती है इसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, नॉर्मली तमिलनाडु जो है यहाँ पर वो ईस्टर्न घाट की साइड में आता है और हम लोग बोल रहे हैं कि वेस्टर्न घाट भी है। तो यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है तमिलनाडु का तो जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3, इसी के साथ में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो 6 टोटल राज्य ऐसे हैं जो वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं। तो ये इस तरीके से यूपीएससी इसके ऊपर फिदा हो गई वेस्टर्न घाट के ऊपर। उसको लगा होगा कि हाँ भाई साहब क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाएंगे, उसको थोड़ी ना पता था कि एसएलवी कमांडो है, कोई भी आंसर देकर निकल जाएंगे। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा तुमको। तो यहाँ पर काफी एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट इसको बोला जाता है। 29 के करीब इंक्लूडिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 20 के करीब आप लोगों को यहाँ पर केरला के अंदर जो सबसे ज्यादा निकल के आती हैं, 10 कर्नाटका के अंदर, 5 तमिलनाडु के अंदर और 4 है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, जो कि यहाँ पर इससे रिलेटेड जो चीजें हैं। ठीक है, रीजन है कई सारे, जैसे यहाँ पर अगस्त्यामलाई पीक हो गया, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, अन्नामलाई माउंटेन हो गया, नीलगिरी हिल, ये सारे आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में तालकावेरी वैली हो गया। तो अगर कल को आप लोगों से पूछ ले बताइए कौन से राज्य में, चलिए इनके सामने आप लोगों को राज्य लिखने सबके, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, कोशिश करना कि कौन कौन से एरिया में आते हैं बताइए, आप लोग भी समझ पाएंगे। ये अब तरीके से होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सा होमवर्क है, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, मुझे भी पता चलेगा किस तरीके से आप लोग चीज़ों को देख रहे हो। ठीक है, तो ये था टोटल इसके बारे में। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। और लेक्चर जो है मुझे लग रहा था थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताया था, जैसे इंस्टाग्राम पे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पिक्चर वगैरह शेयर किया करो। तो इंस्टाग्राम पे यार पर्सनल चीज़ें होती है ना, वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाती है। ठीक है, जैसे मैं घूमने निकलता हूँ, कहीं पर निकलता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, फिर फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। यूट्यूब पर नॉर्मली जो है चीज़ें थोड़ा सा प्रोफेशनल एक तरीके से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज़्यादा लेकर चलते हैं। कोई ऐसी बातें करनी है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आसानी से चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक डिसलाइक जो भी आप लोग कर सकते हो। आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों सेव करो। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, इस टाइम पर पेड़ पौधे लगा भी सकते हैं। और पॉलीथीन तो 1 जुलाई से देश के अंदर बंद हो ही चुकी है, मैंने तो यूज़ करनी छोड़ दी, आप लोगों ने छोड़ी कि नहीं छोड़ी? ठीक है, बताइए जरूर। और इसी के साथ में जब भी किसी की हेल्प करने की बात है तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं, उसका बस ये देखिएगा कि आप लोगों को नुकसान ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे सर नुकसान करा दिया। तो किसी को पढ़ाना भी है तो सस्ते में पढ़ा दो, ये नहीं कि फ्री में पढ़ाना है आप लोगों को। कम से कम इतना पढ़ाओ कि मार्केट में जो प्राइस है उसका 5 या फिर 10 गुना कम आप लोग प्राइस ले सकते हो, सामने वाले को फायदा हो जाएगा और आप लोगों को भी थोड़ी सी पॉकेट मनी मिल जाएगी यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए लेक्चर को, और कोई भी फीडबैक हो तो मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल हूँ। पर्सनल फीडबैक आप लोग स्टडी लवर वीर पर दे सकते हैं, और जो भी वीडियोस होती हैं जो आप लोग शेयर करते हो वो आप लोग यहाँ पर शेयर कर दिया करो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये यूज़ करनी है मुझे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, कई सारे बच्चे रेगुलर शेयर करते हैं, कुछ तो ऐसे शेयर करते हैं कि मैं आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगा, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वरना बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।